तो खैर बारिश से अपने आप को आप सावधानी से बचा के रखिएगा और सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि आपको कहीं डैमेज ना हो और आपका भी अपना भी दायित्व बनता है कि थोड़ा संभल कर इस समय रहने की ज़रूरत है। खैर आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज बहुत ही खास दिन है। रिलायंस डीमर्ज कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को और आज अजय और अभिषेक हमारे साथ रहेंगे। अगले 2.5 घंटे हम आपके सामने कोशिश करेंगे कि मेहमानों को जोड़कर बेहतरीन एनालिसिस, बेहतरीन ट्रेड आपके सामने लेके आए ताकि कहीं आपको जाना ही ना पड़े। यहीं से आपको ट्रेडिंग कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल सब कुछ मिल जाएगा। खैर पहले ट्रिगर्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कि आज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आज हावी रहने वाली है मार्केट्स के अंदर। एक तो यह है कि डाउ में 8वें दिन लगातार तेजी है। इससे यूएस मार्केट्स के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है। डाउ का ब्रेकआउट हम आपको चार्ट के जरिए भी दिखाएंगे और इसका बेनिफिट निफ्टी को भी मिल रहा है जो कि इस स्तरों पर आके भी खड़ा हुआ है। दूसरी बात है आज फिन डीमर्जर होगा, जियो फिन, और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। एक प्री ओपन सेशन यानी कि जैसे आईपीओ का एक सेशन होता है टिपिकली, वैसे एक सेशन के तरह होगा। एल&टी फाइनेंस, कैनफिन होम्स के अच्छे नतीजे हैं, इसका क्या इंपैक्ट आने वाले इन शेयर्स पे, इसके बारे में डिस्कस होगा। और साथ ही सात एफ&ओ नतीजे आज होने वाले हैं। एचयूएल इन्फोसिस के नंबर्स पे भी हम ध्यान रखेंगे कि ये नंबर्स कैसे आने वाले हैं। तो ये अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे हम आज खास चर्चा करने चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स हमेशा की तरह एक बार चेक ले लेते हैं कि यूएस के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो भी ब्रेकआउट कर रहा है और उसका कितना बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। अजय, ये सवाल आपसे है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपने बारिश वाली बात बहुत ज़बरदस्त बताई है। हमारे व्यूअर्स जो मुंबई में बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये बात है, क्योंकि मुंबई में बहुत बुरा हाल है। मेरा बेटा खुद ही आज स्कूल नहीं गया और मुझे भी उसको देख के बहुत ईर्ष्या हो रही थी। आज हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग आज 3-0 में मुंबई के आसपास बंद है। बहुत ज़बरदस्त हालत ख़राब है। ट्रेनें बंद होना शुरू हो गई हैं और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कब यहाँ पे बॉम्बे में तो आप जानते ही हैं कि सपोर्ट लेवल्स कब ब्रेक करते हैं और ब्रेक डाउन आ जाता है यहाँ के पूरे मामले में, व्यवस्था में। आंकड़ों की बात करें अगर अजय, तो दिल्ली के मुकाबले 3 गुना बारिशें होती है। एवरेज जो रेनफॉल है वो 2400 रहने वाला है एटलीस्ट हमारे मुंबई व्यूअर्स को। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यूएस मार्केट में तो एक ज़बरदस्त रैली चल रही है, काफ़ी सपोर्टिव। अर्निंग्स की बात है सारी। 80% अर्निंग्स जो हैं अभी भी उम्मीद से बेहतर आ रही हैं। कल आपने देखा टेस्ला ने भले ही कमेंट्री आगे के लिए बताई है थोड़ी सी कमज़ोर, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे दिए। रीजनल बैंक से भी रैली आई, रिजल्ट्स अच्छे थे। यूके का इन्फ्लेशन घट के आया है और लोगों को जनरली ये बात दिखाई दे रही है अब कि इन्फ्लेशन एक इशू नहीं है। और इसीलिए आपको ये देखिए क्या प्यारा चार्ट लेके आए हैं डिम्पी जी ने। ये चार्ट लगाया, ब्रेकआउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये कि भारत अभी यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा रीड ही नहीं कर रहा है। यूएस मार्केट एक अपनी तर्ज पे चल रहे हैं, इंडियन मार्केट अच्छी तर्ज पे चल रहे हैं। देखना ये होगा कि अगर यूएस मार्केट में कोई रिवर्सल आता है, कोई गिरावट आती है, तो क्या हम गिरते हैं या नहीं। लेकिन अभी डाउ में देखिए तेजी का दौर चल रहा है और कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आंकड़ों पर रिएक्ट करेगा तब करेगा, लेकिन अर्निंग्स पे तो अभी यूएस मार्केट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। तो 15 महीने की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार पहुंच गए हैं। और आंकड़ों की बात करें तो डाउ में 8 दिन की लगातार तेजी हो गई और आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं। जैसा कि अजय कह रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों की तरफ अभी हम देख भी नहीं रहे हैं। तो साल भर में अजय करीब 6 महीने ऐसा होता है जब उनकी तरफ हम कम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी क्या है कि अभी हम छोटे मोटे मामूली इमर्जिंग मार्केट तो है नहीं, टॉप 5 वर्ल्ड के मार्केट्स में आ गए हैं। और हमारे मैक्रोज जो है, इनफैक्ट उनके इधर देखना चाहिए। हमारे मैक्रो यूएस मैक्रो से फार सुपीरियर है। करेक्ट। और एक यहाँ पे अलग लेवल का एफआई फ्लो चल रहा है। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 पे है, तो वो सपोर्टिव हो रही है। लेकिन इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। देखिए इंडियन मार्केट्स का इंटरडे चार्ट अगर एक बार हम देखें तो आपको मालूम चलेगा। इंडियन मार्केट का इंटरडे लेके आइए डेटा साहब, निफ्टी लेके आइए इंटरडे और आप बैंक निफ्टी लेके आइए। एक कॉमन पैटर्न आपको नजर आया। इसको 2 भागों में दिखाइए। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट हाफ में टॉप बन रहा था, परसों भी यही हुआ, फर्स्ट हाफ में हाईएस्ट पॉइंट बना। कल भी अगर आप फर्स्ट हाफ को देखें तो हाईएस्ट पॉइंट बन गया था, ये देखिए। लेकिन उम्मीद ये थी कि लास्ट आवर ट्रेड में कमजोरी बढ़ेगी। वो तो कहिए लास्ट 20 मिनट के अंदर रिलायंस और आईटीसी ने अगर छलांग नहीं मारी होती तो कल हम डेज लो के करीब बंद होते। ये देखा, ये जो लास्ट 2 स्टॉक्स में रिलायंस और आईटीसी में कल बड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इसने इंडेक्स को बहुत मदद कर दी, वरना हम लोग नोज डाइव के मूड में पूरे थे। अब हम आते हैं कि बाजार में हो क्या रहा। परसों दिक्कत ये थी कि मिड कैप स्मॉल कैप भी डेज लो में बंद हुए, कल ऐसा नहीं हुआ। अब आप लेके आइए मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी अच्छी हलचल थी। केबल स्टॉक्स चल रहे थे, एनबीएफसी स्टॉक्स चल रहे थे, मिड टियर फार्मा स्टॉक्स चल रहे थे, आरपीजी लाइफ जैसे। कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो ये दिखा रहा है कि वहाँ पे लोगों की रुचि है लेने की।
फिर आपने देखा एंड में FI फिगर वापस बाय आया, तो बाजार में सपोर्ट है। निफ्टी 150-200 पॉइंट गिरावट या पुल बैक के लिए मांग रहा है मार्केट से, मुझे मौका दे दो, लेकिन रिलायंस देने नहीं दे रहा है। 4 दिन से रिलायंस गिरने नहीं दे रहा है निफ्टी को। अहेड ऑफ ये डीमर्जर आपको शॉर्ट कवरिंग की एक बाउट दिखाई दी, और मुझे ये बात यकीन है कि इस समय यहाँ से 150-200 पॉइंट अगर निफ्टी घटता है या पुल बैक आता है और 1-2 दिन वहां समय बिताता है तो बाजार बहुत हेल्दी हो जाएगा, लेकिन बाजार दे नहीं रहा है ये मौका रिलायंस की वजह से। बैंक निफ्टी पे आता हूं, बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेके आइए। बैंक निफ्टी ने 2 दिन पहले ऑलमोस्ट 46,000 तक की छलांग लगाई थी, लेकिन कल डेज हाई पे बंद होने के बाद भी थोड़ा सा लैकलस्टर है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी को। देखना ये है SBI के नतीजे पर नजर, ICICI बैंक के नतीजे पर नजर, वहां से डिटरमिन करेगा कि भाई निफ्टी बैंक की स्टोरी शॉर्ट टर्म में क्या है। HDFC ट्विंस का तो रोल अभी खत्म हो गया। आज IT स्टॉक्स पर नजर रहेगी, क्योंकि कल हमने देखा परसिस्टेंट, कोफोर, ये सारे मिड कैप IT एक्टिव थे। आज इनके सभी के नतीजे सबके नतीजे आएंगे आज मिड कैप में, और आपका इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे, उन सब में बाइंग आ रही है, कुल मिला के बाइंग आ रही है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा शॉर्ट, इन्फोसिस और HUL दोनों के जो आज नतीजे हैं, दोनों स्टॉक का 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो दौड़ लगा चुके हैं रिजल्ट के पहले। यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नतीजे हैं आज, वो भी ऑलमोस्ट 1000 रुपए पे खड़ा है। तो जब भी कोई रिजल्ट रिलेटेड काम करने का आपकी इच्छा हो और आपको आपका खबरी ट्रेडर बता रहा हो, चार्ट्स बता रहे हो, ये देख लीजिएगा बहुत सारे आज और कल में जो रिजल्ट्स हैं उनमें 1 महीने में दौड़ लग चुकी है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करें। तो रिजल्ट वाला तो पूरा का पूरा फोकस रहेगा ही। निफ्टी में HUL के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, और वायदा बाजार में जो 7 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, और बहुत सारे लेकिन बाजार का बिग बॉस रिलायंस कल फोकस में था, कल बाजार को ऊपर लेके गया और 19,800 के ऊपर के रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने देखी। आज फिर से फोकस में रहेगा, हालांकि आज थोड़ा सा चेंज है। जब 9 बजे से 10 बजे के बीच में कुछ कर नहीं पाएगा कोई, एक्चुअल जो ट्रेडिंग शुरू होगी 10 बजे के बाद शुरू होगी वो। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, इसीलिए आपको यहाँ 18 स्वदेश पे हम इसको पल पल और हर एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। उसका रीजन ये कि रिलायंस में इतना बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन सालों के बाद हुआ है, और रिलायंस की अगर मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ, करीब 20 साल से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उनको। ये बता दूं कि रिलायंस वैल्यू क्रिएशन का मास्टर है। वो हर 3-4 साल में वैल्यू क्रिएट करता है शेयर होल्डर्स के लिए, और ऑफकोर्स सभी के लिए, प्रमोटर्स तो ऑलरेडी लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन, ये जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, इसमें खास बात है कि जियो फाइनेंशियल का भाव निकलेगा, डिराइव्ड भाव, जो भी एक्स होके जो आज वैल्यू निकलेगी, लेकिन ये इसमें कारोबार है नहीं, वैल्यू आ गई है। वो वैल्यू तो मुझे लगता है कि अजय रिलायंस ने पहले निकाल के दे दिया है आपको। 2200 वाला शेयर 250 का हो गया, तो ठीक है, 150-200 रुपए निकलेगा अभी ना, तो वो उतना फील नहीं होगा। मगर मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे, मैं शाम को कई फंड मैनेजर्स से बात भी कर रहा था इसके ऊपर। लोग सोच, मतलब दोनों तरफ डिवाइडेड है। कुछ लोगों ने लास्ट 4-5 दिन में काफी बाइंग की है कि ये सोचे कि चलिए इसका प्राइस मिल जाएगा, और मुकेश भाई फिर वापस 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद वो एडजस्टेड भाव भी वही हो जाएगा। आज आपको जो 2600 2700 निकलेगा, नुवामो में टारगेट दिया है ना 3250, फिर वापस हो जाएगा वही। तो इसलिए वो वैल्यू ऐसे क्रिएट होती है। कल निकुंज कॉल में पूछ रहे थे कि साहब वैल्यू तो क्रिएट हो रही है, आप देखिए कितनी खूबसूरत 200-300 रुपए की आज वैल्यू आएगी उसकी, डिराइव्ड वैल्यू जियो फाइनेंशियल की। तो 2-3 दिन आपको लगेगा अरे एक्स जियो फाइनेंशियल हो गया, फिर वो अपनी चाल शुरू कर देगा, फिर वहीं खड़ा होगा 2800-2900, ये एक्स्ट्रा वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएशन पे हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि इसको कैसे देखना चाहिए, आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और जो आज जियो फाइनेंशियल हट के जो कंपनी बनेगी उसमें क्या ट्रिगर्स होंगे, उसको आप हल्के मान लें, उसमें भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं आगे। तो वो कंपनी आपको निफ्टी में दिखेगी कुछ दिनों तक, और निफ्टी के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स का पार्ट रहेगी, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पर। जो वैल्यू आज निकलेगी, अब वो प्राइस आपको इंडेक्स उसी प्राइस के साथ कुछ दिन तक दिखेगा, जब तक उसकी लिस्टिंग नहीं हो जाती। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, अगर हम ग्लोबली बात करें तो वैल्यूएशंस के लिहाज से दुनिया भर में 42वें नंबर पर है। नेटफ्लिक्स, मैकडोनल्ड, इन कंपनीज को पीछे छोड़कर रिलायंस ने ये कुर्सी हासिल की है। तो निश्चित तौर पर अब थोड़ा सा वैल्यू निकलेगी तो शायद वो पोजीशनिंग थोड़ी मोड़ी चेंज हो सकती है। नहीं, फ्लोज का तो डेटा ऑलरेडी आना शुरू है, कितने ग्लोबल इंडिसेस के फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपने ये बात छेड़ी है, तो अब हमारे पास 2 ऐसी कैंडिडेट्स हैं इंडेक्स में जो भारत की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनने के दावेदार है। रिलायंस तो है ही, जो वैल्यू क्रिएशन के मोड में आ गया है, लेकिन अब HDFC लिमिटेड भी है। तो ये जो ग्लोबल कंपनी, जो $1 ट्रिलियन क्लब है, जिसमें 8-9 कंपनियां हैं ग्लोबली, उसकी तरफ हम देख रहे हैं, और हम जितना सोच सकते हैं शायद उससे पहले ही होगा, अगर ये जबरदस्त बुल रन जो इस समय जारी है हमारे देश में।
ठीक है, चलिए जरा वायदा बाजार के आंकड़ों को लेकर डिम्पी को जोड़ लेते हैं। लेकिन डिम्पी, आपसे जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में पूछने से पहले ये जानना चाहेंगे कि वो ट्रेडर जो रिलायंस को बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं, उस पर नज़र बना के रखते हैं, आज कुछ चेंजेस है, जरा उन चेंजेस को थोड़ा समराइज करके हाईलाइट कर दीजिए कि किस तरह से पोजीशन अपने आप को करना चाहिए रिलायंस के शेयर को लेकर आज। देखिए, आप कल के जो प्राइजेज हैं और आज के जो डिस्कवर प्राइस आएगा उसके बीच का डिफरेंस जियो फिन को मिल जाएगा। उसके बाद से नए कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने होंगे, उसके बाद आप उन नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वापस से री एंटर कर जाएंगे, यानी कि उस भाव से आपको नए लेवल्स मिल जाएंगे। यानी कि कल के जो एक्सपायर्ड फ्यूचर्स हैं वो आपको नए फ्यूचर्स के तौर पर आज आपको मिलेंगे, लेकिन वो 10 बजे के बाद मिलेंगे। तो अपनी पोजीशंस को आप कैरी कर सकते हैं। अगर आपने पोजीशंस ले रखी हैं, मान लीजिए आपने कल ही कैरी करके आए, तो कल जब आप पोजीशंस कैरी करके आए हैं तो उसमें से जियो वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। रीएडजस्टेड प्राइसेस आपको ट्रेड होते हुए दिख जाएंगे 10 बजे के बाद। ये पूरी प्रोसेस कुछ कुछ वैसी है जैसे आईपीओ की प्रोसेस रहती है, 1:1 का रेशियो, यानी कि एक रिलायंस के शेयर के बदले में आपको ये मिलने जा रहा है। तो आपके पास फ्यूचर्स में जो लॉट साइज रहता है वो रिमेन्स द सेम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप रिलायंस के साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि निफ्टी पर भी इसकी अच्छी वेटेज है। तो आज जब ये डीमर्ज करेगा जियो फाइनेंस को, तो निफ्टी में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकती है। इसलिए पिछले 2-3 दिन से जो आप 19,800 को रोक के बैठे हैं या फिर रिलायंस के साथ चल रहे हैं, तो आज वो दिन है थोड़ा सेपरेशन का। वो सेपरेशन क्या सीवियर होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, वो आपको 1-1.5 घंटे के अंदर ही पता लग जाएगा शुरुआत में ही। इसलिए आप अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, खासकर रिलायंस को देखकर और रिलायंस में ट्रेड करता है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। एक स्विंग ड्यू है। मैं ये वजह इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने रिलायंस की बात पहले छेड़ दी। 14% के आसपास का पोजीशनें कटी हैं कल, यानी कि टोटल जितने लॉट खड़े थे पोजीशन में से 14% लोगों ने कवर किया है। काफी हद तक पोजीशनिंग कैश की भी कन्वर्ट हुई है फ्यूचर्स के अंदर, और इसने एक रिवर्स आर्बिट्रेज दिया है मार्केट के अंदर जो पिछले 2 दिन से दिख रहा था। इसलिए रिवर्स आर्बिट्रेज आज सेटल होने के दिन में होगा। इसलिए कोई भी पोजीशंस जो फ्यूचर्स में लेगा आज एक्स जियो होने के बाद, एक्स जियो फिन होने के बाद, वो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि एक स्विंग आएगा और एक स्विंग के अंदर आपको फंसना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। शांति से बैठिए। रिलायंस आपको वैल्यू जरूर क्रिएट करके देगा। जो भी हमने आपको चार्ट दिखाया ये सिर्फ 10 साल का चार्ट है, इसमें 5 टाइम्स मनी करके दिया उसने। 10 साल में 5 गुना आपका पैसा हुआ है, करीब 500% का रिटर्न है। तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सब्र रखिए और आज एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है, कम से कम रिलायंस के फ्यूचर्स में। तो अब अभिषेक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो पहला कल का ट्रेड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से 19,800 पे था। आपको भी पता है 2 दिन से बाजार खुलता गैप के साथ है, लेकिन दिन में लाल निशान भी दिखाता है, यानी कि ऊपरी स्तरों पर आके दिक्कत आ रही है। एक इवेंट है जो 2 दिन चलना था, कल की क्लोजिंग का, आज की ओपनिंग का, इसलिए निफ्टी को उसके अंदर एडजस्टमेंट होना पड़ रहा है। कल निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। आप ओपन इंटरेस्ट का बदलाव देख पा रहे हैं, 0.005% है। मैं इसको नहीं भी लिखता ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि कल आप ये सोचिए कि 100 लॉटों की भी पोजीशन भी ऊपर नीचे नहीं हुई होगी कायदे से। तो आप सिर्फ ये पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हल्की सी जो खरीदारी बनी है बिकॉज ऑफ रिलायंस ही बनी है। तो निफ्टी के अंदर आज एक्स रिलायंस एक्स फिन जियो के हिसाब से आज आपको निफ्टी देखना होगा। निफ्टी के अंदर वो वाली बात नहीं है जो 19 तारीख वाली बात थी। आज 20 तारीख से नया युग, एक नया तरीके से निफ्टी को वापस से कैलकुलेशन में डालना पड़ेगा। इसके अंदर क्या प्रीमियम है? यस, प्रीमियम है 35 पॉइंट का। तो पोजीशन आप होल्ड करके रखें। एक चीज मैं आपको बस नोटिस करा देता हूं, रिलायंस के इवेंट के बाद अगर बाजार बार बार कोशिश करे अपने सपोर्ट पे आने पे, यानी 19,650 और 500 पे, तो फिर आपको एक बार थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट पे ही नहीं आ रहा है, बार बार नीचे आ ही नहीं रहा है, फिर आप एक ना छोटा सा स्टॉप लॉस 19,650 का लगाकर 20,000 के लेवल की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इवेंट पास होने पर भी बाजार का रिदम नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है 19,650, जो अगला सपोर्ट आएगा 19,500, उसके नीचे नहीं जाएगा। नियर टर्म में कम से कम ये तस्वीर साफ है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 45,000 पर सपोर्ट अब शिफ्ट हो गया है। 45,300, 45,000 थोड़ा मोटा वाला सपोर्ट, उसके नीचे जाने की आशंका नहीं है। निफ्टी बताइए 2 शेयर कौन से आज फोकस में होंगे?
अच्छा, कई बार मेरा नाम लोग डिम्पी की जगह निफ्टी भी बोल देते हैं, ये आप नहीं बोल रहे, कई लोगों ने ऐसा हुआ है, अजय से भी एक दो बार शायद हो चुका है, कई लोगों ने निफ्टी ऐसा का बोला ना। कि डिम्पी की जगह निफ्टी बताइए। तो कोई बात नहीं, ये निफ्टी का तो ये टैग भी ठीक है, जचेगा ये। तो अच्छा, मैं बैंक निफ्टी की बात बोल रहा था, अजय की बात से इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी को भी झटके लगे। देखिए, अब होता क्या है ना, जब आपके इंडाइसिस थोड़े हैवी हो जाते हैं और आप थोड़ा चल के आते हैं ना, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको 400-500 पॉइंट का स्विंग आएगा बॉस, और आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। इसमें घाटा क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, आप अपनी पोजीशन थोड़ा लाइट रख लीजिए अगर आपको हैंडल करना नहीं हो रहा है तो। आपके पास क्या है, आपके पास 43,300 और 45,000 का एक सपोर्ट एरिया है। ये 45,300 और 45,000 जो सपोर्ट एरिया, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, आप अपने रिदम को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, रिलायंस का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर नहीं आएगा, इसलिए अगर आज किसी को हट के रिलायंस से ट्रेड करना हो तो उसको पहले पहले ही बैंक निफ्टी देखना चाहिए। और एक कल भी इंडिकेट कर रहा था, जब निफ्टी बार बार लाल निशान में आ रहा था बट बैंक निफ्टी नहीं आ रहा था, और इसकी क्लोजिंग हुई है 45,500 के ऊपर, तो 300 तो भी थोड़ा नीचे है। एक और पॉइंट, कल इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ 3% का, तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। प्रीमियम अभी भी है 60-65 पॉइंट का, हालांकि मेरे हिसाब से प्रीमियम 100 पॉइंट का होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ सडन राइज की वजह से, बट ठीक है, फिर भी चल जाएगा काम। तो अब आपको एक काम करना है, अगर आपको आज रिलायंस से हटकर कहीं मार्केट में इंडाइसिस में देखना है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 45,500 के नीचे जाए सौदा प्लस ही मत करना। अगर 45,500 के आसपास मिल जाए, 300 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ लेते हैं जो हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ कुश हो रहा है, हमारे साथ किरण जानी है और हमारे साथ रत्नेश है। कुश, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे तो सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा, और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए जिंदगी में, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि सारी एनर्जी उधर ही आकर्षित हो जाती है एक खुश और मुस्कुराते हुए इंसान की तरफ। और ये किरण ने भी आगे बढ़ाई है बात, एक बढ़िया सी मुस्कुराहट की, तो बैंक निफ्टी उनसे पूछूंगा। कुछ आप बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल्स देखने चाहिए? जी हाँ जय, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे देखिए, डिम्पी बता रहे थे कि उनके नाम में डिम्पी और निफ्टी का कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा तो और भी ज्यादा रेगुलर है, कुश और खुश के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। सो पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विद माय नेम एंड माय पर्सनालिटी, बट आई विल टेक इट। खुश और खुश, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि आप खुश हैं कि हम 19,800 के ऊपर हैं, या उतना खुश नहीं है, अटक सकती है गाड़ी अभी? नहीं अजय, जब तक मार्केट ऊपर है तब तक हम भी खुश हैं, निवेशक भी खुश हैं, दर्शक भी खुश हैं, सारे ही खुश हैं। तो बिल्कुल देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन ऐसे खुशी के माहौल में थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी कॉशन जो है ये बिल्कुल लेके चलनी चाहिए। लेकिन मैं अगर देखूं, ओवरऑल सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव है, मोमेंटम बना हुआ है। मेरे लिए यहाँ पे इंकरेजिंग साइन ये है कि पुट कॉल रेशियो जो है पीसीआर निफ्टी का, ये भी थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी से नीचे आ गया है। पुट बेस देखें तो 19,800 के आसपास बना हुआ है, तो सपोर्ट जोन जो है ये भी धीरे धीरे राइज हो रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव ही है। बट जिस तरीके का हम इसमें ऑलरेडी एक रनअप देख रहे हैं, अब देखिए निफ्टी आरएसआई में 80 के करीब जा रहा है ऑन अ डेली चार्ट, विच इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि हम ओवरबॉट टेरिटरीज के पास जा रहे हैं। यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पोजीशन थोड़ी लाइट कर लेनी चाहिए। और आवरली चार्ट्स पे अगर मैं देखूं तो डाइवर्जेंसेस जो है ये क्लियरली दिख रहे हैं। तो नथिंग टू सजेस्ट दैट यहाँ पे कोई बहुत बड़ी फॉल आने वाली है। इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा कॉशन रहें, बिकॉज हम अच्छी खासी छलांग ऑलरेडी लगा चुके हैं। विद दैट सेड, 19,700 का सपोर्ट जोन, 19,950 का रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी पे। सिमिलर सेटअप बैंक निफ्टी पे भी देखने मिल रहा है। एक अच्छा कैचअप प्ले हम देख रहे हैं। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे भी एक जो अपमूव है ये कंटिन्यू रहे। 46,000 के लेवल्स आते हुए हम देख सकते हैं इन द कमिंग डेज, मे बी इवन टुडे। और 45,200 45,300 का जोन जो डिम्पी पे भी बता रहे थे, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन रहेगा। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का बिल्कुल इस्तेमाल करें और प्रॉफिट्स घर लेते चलें विद द काइंड ऑफ रन अप दैट वी हैव सीन। एक सेकंड के लिए मैं आता हूं आपके पास किरण। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई है, तब से हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की प्राइस क्या होगा, एक्स रिलायंस जियो, रिलायंस का क्या प्राइस होगा। लेकिन अभी अभी खबर यह आई है कि रिलायंस ने, और वो जल्दी ही आपकी फ्लैश भी आएगी, खुद ही इंडिकेटिव प्राइस दिया है जियो फाइनेंशियल का। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये कहा है कि जियो फाइनेंशियल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का नाम था पहले, करीब करीब 4.7% है पूरी कंपनी के टोटल वैल्यू का। इसका मतलब येस्टरडेज प्राइस के हिसाब से एक्स जियो फाइनेंशियल रिलायंस का भाव आता है 2708 रुपये, और उसके हिसाब से ये जियो फाइनेंशियल का भाव 133 रुपये। बाजार जो है 100 से 150 मान के चल रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो
बाजार के सर्कल्स है ना, वो 200 तक की बात कर रहे थे। हाँ, तो वहाँ ये पे तो 200 ये तक तो की इंडिकेटिव तरफ प्राइस हो गया अजय। तो निश्चित तौर पर अब इसके नीचे का एक तो मामला फ्लोर खत्म टाइप हो गया। का, फ्लोर टाइप की फ्लोर लगती है। प्राइस एक तरह से हो गया ये। तो ये 100 से 150 वाले में 133 अब की फ्लोर लग गई। जो भी प्राइस डिस्कवरी में जो भी बिड्स आएंगी उसके वो ऊपर उसके ऊपर बढ़ेगी। वाली होंगी, बुक तो वो बिल्डिंग चालू 132, होगी। 150, 200 वो देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल, ये जरूरी था बताना। लेकिन आगे चलते हैं, सीधे ट्रेडिंग कॉल से ले लेते हैं। 8:20 हो रहा है। किरण, आप सीधे ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत करें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल आपने जो न्यूज़ अभी बताई रिलायंस की, वो काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि पास्ट में हमने देखा था कि ऐसे डीमर्जर टाइम पे जो इंडिकेटिव प्राइस होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो इन्वेस्टर के लिए आज ये अच्छा हो जाएगा कि इंडिकेटिव प्राइस आ गया है। डायरेक्ट ट्रेडिंग कॉल्स की अगर हम बात करें तो LIC इंश्योरेंस, काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे LIC इंश्योरेंस एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा था। अब कहीं ना कहीं इसके डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट 600 के ऊपर आया है। स्टॉक 2-3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन कल हमने लास्ट आवर में देखा था कि वहां पे थोड़ा वॉल्यूम पिक आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस के LIC इंश्योरेंस के अंदर हमें अच्छा खासा अपमूव देख सकते हैं। तो 620 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे 640 के टारगेट के साथ, और 605 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो कैनरा बैंक है। कल हमने क्लोजिंग शो में डिस्कस किया था। कैनरा बैंक जिस तरह से एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देने की तैयारी है। 338 के आसपास की क्लोजिंग थी। मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश जोन के अंदर है। तो कैनरा बैंक लुकिंग अट्रैक्टिव, 338 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 350 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 332 एज अ स्टॉप लॉस हम कैनरा बैंक के अंदर मेंटेन करेंगे। LIC काफी समय के बाद हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर आया है और बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। केनरा बैंक को भी लॉन्ग करने की सलाह दी है किरण ने। रत्नेश, आपके लिस्ट में आज क्या है? क्या खरीदने या फिर क्या बेचने? हालांकि उसकी संभावना कमी है, क्या खरीदने की सलाह देंगे ये बताइए आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ा सा बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर से एनबीएफसी से आते मिलेगा। तो मुझे बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 7530 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 7690 का टारगेट मुझे आते हुए दिखता है। यहीं पे बाजार ऑल टाइम हाई पे, तो दर्शकों को मैं दावत देना चाहूंगा, तो एक दावत खरीदने की सलाह मेरी तरफ से। 148 रुपए का स्टॉप लॉस, 165 रुपए का टारगेट लगता है। बजाज फाइनेंस, अभी जो अजय ने एक क्वेश्चन उठाया है कि जो इम्पाइल्ड वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है वो करीब 133 से 135 रुपए के बीच में आ रही है। अगर ऐसा ही है और मार्केट अगर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ 150 रुपए तक जाएगा, तो मान लीजिए 150 160 तक भी आ जाता है इसका प्रीमियम के साथ जुड़ के, जो वैल्यू लग रही है 4.6% से ऊपर में, तो फिर करना क्या चाहिए रिलायंस में? ये रिलायंस को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, आराम से अलग हो जाएगा और फिर से रिलायंस गति पकड़ सकता है क्या? खुश, मैं इसी खबर पे वापस आ रहा हूँ क्योंकि खबर इंपॉर्टेंट है और अजय ने भी इसको नोटिस करवाया अभी। तो आप जरा मेरे को ये बताइए, मान लीजिए 133 से 150 तक के प्राइस आता है बीच में, तब रिलायंस में फिर क्या करें? फिर पोजीशंस आते ही ले लें क्या एक बार? जी हाँ डिम्पी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द आंसर इज यस, बाय करिए। एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ। देखिए, रिलायंस एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है काफी समय से। फिलहाल उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब अगर मैं 133 से 140 रुपए उस कल की क्लोजिंग प्राइस से माइनस करता हूं, तो एटलीस्ट टेक्निकली मेरे लिए रिलायंस फिर उसी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अपर बैंड पे आ जाएगा, जहां पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा, ऑल्दो इट्स एन एडजस्टेड प्राइस। बट अगर मैं प्योरली टेक्निकल मूव के हिसाब से बात करूं, तो मेरे लिए बिल्कुल एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जिस तरीके का वॉल्यूम सेटअप हमने देखा है, जिस तरीके का मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यही जो 150 रुपए हैं, ये रिलायंस आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ही शायद पूरा रिकवर कर जाए। सो ओवरऑल सेटअप मुझे रिलायंस में पॉजिटिव ही लग रहा है। किसी भी तरह की डिप आए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इन रिलायंस फॉर मी। जो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं इसके, वो 2700 का जो लेवल है इसके करीब है फिलहाल। तो तब तक मैं इसमें बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखूंगा। तो आज जो फोकस रहने वाला था रिलायंस, उस पर अपनी बात रख दी। अब अपनी अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए कुछ। जी हाँ डिम्पी, देखिए मेरे दो कॉल्स हैं। डेरिवेटिव्स में अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने हाईएस्ट कॉल बेस के बहुत करीब जा रहे हैं। सो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन के तौर पे भी एक्ट कर सकता है अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो इन स्टॉक्स। इसीलिए आज के जो मेरे दो पिक्स हैं वो कैश सेगमेंट से ही हैं। पहला है SSWL, स्टील स्ट्रिप व्हील्स। इसके बारे में हमने काफी बार पहले भी डिस्कस किया है। हमारे टारगेट्स हिट करके ये स्टॉक अच्छा खासा एक अपमूव दिखा रहा है।
फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। कल अच्छी खासी एक बड़ी अपमूव देखी थी हमने वॉल्यूम बैक, तो 230 और 235 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए से बाय करें। 220 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा दूसरा पिक है अगेन अ लेसर डिस्कस स्टॉक विच इज अरविंद लिमिटेड। इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, एक रीसेंट डिप आया था 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, बट वो भी बॉट इनटू ही हुआ है और यहाँ पे स्टॉक ने फिर से अप ट्रेंड जो है रिज्यूम किया है। तो नियर टर्म के 143 और 145 के टारगेट्स के लिए आप बाय करें। 139 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली आई वोंट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक 150 के लेवल्स भी बहुत जल्द क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो ये तमाम एक्सपर्ट्स के आज के सत्र में आपको ट्रेड क्या करना है, कहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगी, वो सारी कॉल्स आपको बता दी हमने। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कल बाजार बंद होने के बाद ओवर द नाइट क्या खबरें आई और कहाँ पर आपका खास फोकस होना चाहिए, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ लेकर। आशीषा बताइए। जी हाँ, सबसे पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर फोकस रहेगा। याद रखें नतीजे तो आ चुके थे, लेकिन अब कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी बुलिश मैनेजमेंट कमेंट्री है। उन्होंने FY24 के लिए गाइडेंस दिया है। उनका मानना है कि 3,000 करोड़ का बुकिंग्स कंपनी अचीव कर पाएगी FY24 में और 5,000 करोड़ का बुकिंग्स कंपनी अचीव कर पाएगी FY25 में। अगले 3 से 4 साल की बात करें तो कंपनी ने बुकिंग्स का 10,000 करोड़ का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में एक्सपेंशन का काफ़ी स्कोप है। सो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई नजर आई, जिसके चलते सेंचुरी टेक्सटाइल्स आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। इंडिया मार्ट इंटरमेश के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक, जहां बाय बैक कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा CIE ऑटोमोटिव, इसके भी नतीजे आ चुके थे। कल स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा था, लेकिन अब कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है, जहां उनका मानना है कि CIE पेरेंट के जो मार्जिन है 18 से 19% पे, CIE ऑटोमोटिव का इंडिया एंटिटी भी 18 to 19% के मार्जिन अचीव करना चाहता है। CIE हुजूर के करंट सेल्स करीब 100 करोड़ के आसपास है और उनका मानना है कि डबल कंपनी कर पाएगी अगले कुछ सालों में। टेक्सटाइल स्टॉक्स, याद रखें टेक्सटाइल स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और अब कॉटन प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट 8 वीक हाई पर कॉटन प्राइसेस है, जिसके चलते टेक्सटाइल स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। फेडरल बैंक का QIP फंड रेजिंग प्लान है, जिसके चलते QIP आज खुलेगा। फ्लोर प्राइस 132.6 रुपीज़ प्रति शेयर का है, जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 2% का डिस्काउंट है। इसके अलावा PNC इंफ्राटेक, जहां कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, 3,264 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं NHI से। सो ऑर्डर विन के चलते PNC इंफ्राटेक भी फोकस में रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज, जहां US FDA एक्शन है, कंपनी को 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। कंपनी का जो आंध्र प्रदेश में प्लांट है उसका इंस्पेक्शन हुआ था और फॉर्म 483 विद 0 ऑब्जर्वेशंस इश्यू किया गया है। लास्टली श्री सीमेंट पर भी नजर रहेगी। याद रखें कंपनी को MCA से नोटिस मिली है, टैक्स इवेजन के रिपोर्ट्स आए हैं और इसके अलावा दूसरा भी न्यूज़ फ्लोस है। कंपनी सांगी इंडस्ट्रीज एक्वायर करना चाहती थी, लेकिन अब कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कंपनी उस रेस में नहीं है। सो 2 न्यूज़ फ्लोस के चलते श्री सीमेंट पर भी आज नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा इन सारी खबरों के लिए। ये श्री सीमेंट वाली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें खबर एक है, तीर एक है, लेकिन निशाने 2 लगेंगे। एक तो श्री सीमेंट ने बताया कि जांच का मामला है, नोटिस मिला है, तो वो मंत्रालय के रेडार पे हैं। एक यही लोगों को थोड़ा सा नर्वस कर रहा है। दूसरा यही बता दिया कि अब हम सांगी नहीं खरीद रहे। सांगी का चार्ट लेके आइए, ये देखिए एक टॉप बना के 26,000 के करीब का श्री सीमेंट सरकता हुआ नीचे आ रहा है और सांगी भी इस खबर से शायद थोड़ा दबाव में रह सकता है। दोनों के चार्ट चेक ले लेते हैं। कोई जल्दबाजी कीजिए, बढ़ा हुआ है, लोग समझ रहे थे अब खरीदेगा कि तब खरीदेगा कोई ना कोई इसको, लेकिन एक ने तो कह दिया सर हम नहीं खरीद रहे। दोनों के चार्ट चेक करना बनता है और वो हम करेंगे किरण के साथ। किरण, सांघी 87 पे और श्री, क्या लगता है ट्रेड के हिसाब से? सो सांगी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिस तरह का डेली चार्ट के ऊपर हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, लास्टली हमने देखा था कि अगस्त 2021 में स्टॉक 85 के आसपास आया। वहां से एक जो करेक्शन आया स्टॉक में, नीचे में 31-33 तक के लेवल बने। अब वहां से जिस तरह से स्टॉक स्टेडी एंड ग्रेजुअली एक हायर ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर बन रहा, ट्रेड कर रहा था। मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा, एक फ्रेश ब्रेकआउट 75 के आसपास और नया ब्रेकआउट 85। सो ओवरऑल चार्ट काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से सांगी इंडस्ट्री वुड बी बेटर चॉइस रादर देन श्री सीमेंट एज ऑफ नाउ।
जिस तरह का वीकली चार्ट, डेली चार्ट या मंथली चार्ट के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मंथली तीन टाइम फ्रेम के अंदर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर है। तो हमारे हिसाब से सांगी इंडस्ट्री लुक्स गुड। कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 81 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली इस टाइम हम देख सकते हैं कि सांगी इंडस्ट्री 3 डिजिट का भी स्टॉक बन सकता है। तो डेफिनेटली सांगी इंडस्ट्री वुड बी द बेटर चॉइस। ये व्यू, लेकिन कल शाम बहुत सारे नतीजे आए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और उन पर आज के सत्र में ट्रेड भी होता हुआ दिखेगा। हैट्सन एग्रो, टाटा कम्युनिकेशन, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, कैनफिन होम्स, इन नतीजों की हम कल चर्चा कर भी रहे थे। कल नतीजे आ गए हैं, कैसे आए हैं बताने के लिए पूजा हमारे साथ हैं। पूजा बताइए। ज़्यादातर नतीजे अच्छे और अनुमान के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एल&टी फाइनेंस से शुरुआत करते हैं। एक छोटे बेस का भी फायदा मिला है कंपनी को, लेकिन ऑपरेशनली भी अगर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 14% की ग्रोथ और मुनाफा 102% से बढ़ा है कंपनी का। कैनफिन होम्स के नतीजे भी अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 14% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और अगर मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 13% की ग्रोथ इस तिमाही दर्ज हुई है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के भी नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर मुनाफा देखें तो वो सपाट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए वहां पर 20% की ग्रोथ और मुनाफे में 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके बाद बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशन की। यहाँ पर नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। आय में करीब 4.5% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और मुनाफा 17% से बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन के फ्रंट पर भी देखेंगे तो 22.6% से घटकर मार्जिन के नंबर्स 21.5% आए, लेकिन अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं हैट्सन एग्रो की। यहाँ पर भी नतीजे अनुमान के मुताबिक ही हैं। आय में 7% की ग्रोथ और मुनाफे में 54% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। के ऊपर ट्रेड भी ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच पूजा। एल&टी फाइनेंस लेके आई है। एल&टी फाइनेंस में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। आपने देखा होगा कि रिजल्ट तो खैर अच्छा है ही, लेकिन आप देखिए कि स्टॉक पहले ही चल गया। अब इस रिजल्ट में ट्रेड होगा या नहीं। कल एल&टी फाइनेंस रिजल्ट के पहले हल्का सा दबाव में था डायरेक्टर साहब, 2-2.5% ऊपर था, बट 135 का भाव आ गया। 80 रुपये पे ट्रेड होता था ये, आपको याद होगा 6 महीने पहले। लेके आइए इसका 6 महीने का चार्ट। मजबूत नतीजे, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक 6 महीने में 50% ऊपर, संदेह हो रहा है इस भाव से लें कि नहीं, या डिक्लाइन अगर आती है तो किस भाव से लें, कुछ बताइए। एल&टी फाइनेंस कैसे खेलेंगे? यहाँ पे जो 29 से 130 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे अगर मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। स्टॉक ने रिसेंटली भी उन्हीं लेवल्स के आसपास से जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से एक अपवर्ड मूव शुरू किया था। अब ऊपर की तरफ में 140 का जो लेवल है, ये इसका नियर टर्म हाई भी है, प्लस ऑप्शन साइड पे इसमें काफी अच्छी कॉल राइटिंग देखने मिली है। तो हो सकता है वो एज अ नियर टर्म रेजिस्टेंस एक्ट करे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक और सो। तो यहाँ पे 140 के टारगेट्स के लिए हम इसे बाय करेंगे। अगर मान लीजिए हमें थोड़ा नीचे मिलता है 130 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। इन दैट केस मेरा जो स्टॉप लॉस है ये 127 के करीब रहेगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, इसे फ्रेश बाय भी करके चल सकते हैं, और अगर डिप्स पे मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। फाइनेंस होल्डिंग एक बढ़िया मौका हो सकता है। शेयर चला है, काफ़ी लंबे समय तक एक दायरे में फंसा हुआ शेयर था, लेकिन तेज़ी की शुरुआत इसमें हमने देखी और क्या खूब चला शेयर ये। लेकिन एक अपडेट अभी अजय एनएससी की तरफ से आया है कि कॉनकॉर का शेयर जो है एफएनओ में बना रहेगा। एक और यूटर्न एनएससी खुशी की बात है ना, कॉनकॉर के बड़े चाहने वाले हैं एफएनओ साइड में, ट्रेड खूब करते हैं। बड़ी 5 दिन पहले पिछले शुक्रवार को ये सर्कुलर आया था कि 29 सितंबर जो होगी इनकी एफएनओ में आखिरी तारीख होगी, यानी कि 3 जो कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा चल रहे हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद एफएनओ से बाहर। अब 4 दिन बाद फिर से ये चीज़ आ रही है कि नहीं एफएनओ बना रहेगा। तो ये क्या होता है समझ नहीं आता कुछ। डिम्पी के पास चलते हैं, एफएनओ को थोड़ा अच्छे से ट्रैक करते हैं। डिम्पी, आपको कोई आइडिया क्या वजह रही होगी इसके पीछे? नहीं, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है इसके पीछे क्या वजह रही होगी, लेकिन हाँ ये बात तय है कि बहुत कुछ हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है एफ&ओ के अंदर। रातों रात ये तय हो जाता है कि पहले बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वीकली, फिर पता लगता है नहीं शुक्रवार को होगी, फिर ये होता है कि नहीं शेयर को हटाना, फिर इस शेयर को नहीं हटाना। एक्चुअली में हुआ क्या है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर ना कारोबार काफ़ी बड़ा है और उसको रेगुलेट करने में कई बार एक्सचेंजेस को भी दिक्कत आ रही है, सेबी को भी दिक्कत आती है। तो ये बार बार फैसले लिए और दिए दोनों जाते हैं। हालांकि इनका अपना एक मेथड होता है इनके अंदर आने का और इसको बाहर ले जाने का, लेकिन ये फैसला एकाएक कभी आया और ये पलटा गया फैसला कि नहीं एफ&ओ में रहेगा। इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ के हिसाब से होते हैं, तो वो तीनों ही मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं।
तो आज हो सकता है शायद थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आए। जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे ना, उससे ठीक पहले मैं इसकी जरा पोजीशनिंग चेक कर रहा था कि इसका लॉट साइज वगैरह क्या है और इसके अंदर हुआ क्या है। देखिए कल तक तो कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, ना ही इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ना ही कुछ प्राइस एक्शन हुआ है, और ये रेंज का ही है, 1000 के लॉट के है। एक बार एक काम करते हैं, खुश से भी पता ही कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। खुश मान लीजिए ये कंटिन्यू करता है एफ&ओ में, तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा? पोजीशन को देख के, चार्ट्स को देख के, डाटा को देख के तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने जा रहा है। देखिए ओवरऑल सेटअप अगर मैं देखूं मीडियम टर्म में तो पॉजिटिव ही है, लेकिन नियर टर्म में सारा सा स्टॉक रेंज बाउंड हो गया है। चार्ट्स पे भी आप देखें तो हल्का सा साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है 675 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो नथिंग टू राइट होम, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। रेजिस्टेंस 2-3 बार ये 690 के लेवल्स पे ले चुका है और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 670 के नीचे या यहाँ पे 690 695 के ऊपर जाए तब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो किस तरफ ये मूव करता है बेसिस दैट हम पोजीशन बनाएंगे। राइट नाउ इसको आप बस वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें। ठीक है, तो ये कंटेनर कॉर्पोरेशन पे एक व्यू पॉइंट हो गया, खबर भी बता दी, और खबर के साथ साथ में प्राइस एक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में भी खुश ने आपको ऑलमोस्ट जानकारी दे दी है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं। विमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं बताने के लिए। विमाक्षी गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ। फिलिप कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत की जो ईएमएस स्टोरी है ये करीब 6 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली एक गेम चेंजिंग 6.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी इन्हें नजर आती है, और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब के रूप में इमर्ज हो रहा है, और इसी के चलते काफ़ी सारे कंपनीज पर इन्होंने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ, और इसमें केन, सिरमा, एवलॉन और CNDLM शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें टाटा मोटर्स भी हमारे रेडार पर, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। टाटा ग्रुप और एक 40 गीगावाट का EV बैटरी प्लांट प्लान कर रहे हैं यूके में, और इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के चलते थोड़े टेक्नोलॉजी रिस्क ज़रूर है, मगर ये इंश्योर करता है कि बैटरी सेल्स का स्टेडी सप्लाई आ रहा है और जियोपॉलिटिकल रिस्क से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ओवरऑल इसी के चलते ओवरवेट की राय आ रही है टाटा मोटर्स पर, टारगेट प्राइस 711 के साथ। इसके अलावा इप्का लैब्स हमारे रेडार पर, नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। कंसेंसस एस्टिमेट्स को उन्हें थोड़े नियर टर्म रिस्क नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल रेगुलेटरी इश्यूज़ के लिए नियर टर्म में रेजोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, और इसी के चलते नोम्यूरा ने अपनी न्यूट्रल की राय तो बरकरार रखी ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 911 से घटाकर 866 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा न्यूजन सॉफ्टवेयर फोकस में कंपनी के नतीजे आए थे, और जेफरीज का कहना है कि ऑलराउंड बीट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लाइसेंस सेल्स के चलते रेवेन्यू में पॉजिटिव सरप्राइज नजर आया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी भी है, और इसी के चलते जेफरीज ने अपने खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस 680 से बढ़ाकर 860 प्रति शेयर पर कर दिया है। L&T फाइनेंस भी अपने नंबर्स के चलते फोकस में है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि मुनाफा कंपनी ने अनुमान से मजबूत रिपोर्ट किया है, और ये मेनली हायर नेट इंटरेस्ट इनकम और फीस के चलते दिखा है। प्रोविजन कवर भी सुधरा है, और नेट स्टेज 3 फॉर्मेशन काफ़ी कम है। तो ओवरऑल इसी के चलते इक्वल वेट की राय आ रही है L&T फाइनेंस पर, टारगेट प्राइस 105 के साथ। और आखिर में कैनफिन होम्स भी फोकस में अपने Q1 नंबर्स के चलते। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से मजबूत कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है, हायर निम्स और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते। GNPA भी स्टेबल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मगर प्रोविजनिंग कवरेज गिरी है सिक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 640 के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनफिन होम्स की बात कर लेते हैं। कैनफिन होम्स ने बाजार की आदत एक तरह से खराब कर रखी है। इतनी धमाकेदार नंबर देता था, इनफैक्ट इतना बड़ा वैल्यू क्रिएटर कैनफिन होम्स रहा है। एक बार लिख के आइए कैनफिन होम्स। कल के नंबर जो मैं देख रहा हूँ 13 से 15% का ग्रोथ आया है कैनफिन होम्स में। स्टॉक डेज हाई पे 800 रुपये के ऊपर। ये देखिए 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे 60% कैनफिन होम चला है। रिजल्ट पे कैसा रिएक्ट करेगा ये देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक बार हम बाजार की तरफ वापस रुख करते हैं। मयूरेश जोशी जुड़ रहे हैं। मयूरेश, आप कैनफिन होम के नंबर एक बार देख लीजिए, मैं आपके साथ लौट के आऊँगा NBFCs और कैनफिन में बात करने। लेकिन हमारे साथ इस समय आ चुके हैं निकुंज डालमिया, हमारे मैनेजिंग एडिटर। ज़बरदस्त बारिश, आधा ऑफिस लेट आ रहा है या गायब है।
और माहौल बाजार में भी बारिश हो रही है, गेंस अरे जी वर्क एट होम कर रहे हैं सब, आप क्या बोलते हैं, इतनी मस्त टीम है हमारी, कमिटेड टीम है, वर्क एट होम चल रहा है। कोविड के बाद ये वर्क एट होम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत शानदार था ना। ये हालांकि एक कंपल्शन की वजह से हुआ था, मगर उसकी वजह से अब बॉम्बे की बारिश में हम कैसे काम कर सकते हैं ये डीलिंग हमें पता लग गई है। हाँ, तो यानी ये चलेगा नहीं, ये कहना कि बहुत बारिश हो रही है मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, बॉस घर से काम बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं, घर से काम कर लीजिए। कोविड में कर रहे थे ना भाई। करेक्ट, सही कहा, ये बॉस की पैनी नजर होती है। लेकिन अभी हम वापस आते हैं बाजार पे, आपकी पैनी नजर क्या देख रही है? देखिए, मैं ईटी नाउ इंग्लिश पे जब था तो एक मैं लाइन यूज़ कर रहा था कि हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, मगर मार्केट इस समय कर रहा है 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड नो स्टेप बैक। तो वह तो आपको दिख रहा है, किसी भी कारणवश से दिख रहा है आपको, लिक्विडिटी हो, रिलायंस का इफेक्ट हो, फ्लोज हो, वैल्यूएशंस हो, पर मार्केट का जो रुख है वह मजबूत है। जब मार्केट का रुख मजबूत है तो अब मार्केट में आपको रुख से अलग जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको ये समझना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा। जय अभिषेक, अब इस लेवल पर आपको एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, जो हम शायद कभी बात नहीं करते हैं कि अब रिस्क मैनेजमेंट का समय आ गया है। तो रिस्क मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल कमिट कर रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग करें हम तीनों करते हैं। अब स्टॉक की टिप आई है, बैठिए, धीरे सांस लीजिए, फिर पूछिए कि क्या उसमें समय इन्वेस्ट करना चाहिए। धैर्य से पूछिए कि क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस समय है, नहीं है तो मत करिए। सुरक्षा पहले। सबसे पहले धैर्य रखिए, 3 बार अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे ये स्टॉक में इस समय निवेश की अपसाइड कितनी, डाउनसाइड कितनी है, कहाँ किसने क्या बोला है, और फंडामेंटली बिजनेस कहाँ जाने वाला है। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रिंग होता है इस समय वो पूछना ज़रूरी है। 3 महीने पहले साहब आपने जो भी लिया फर्क नहीं पड़ता था, उस समय आपको हिम्मत करके इन्वेस्ट करना था। ये आप क्यों कह रहे हैं, मतलब आपको वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी सी कंसर्न है या मार्केट ऑलरेडी इतना हीटअप हो गया है, थोड़ा सा वो ध्यान रखना देखिए, चाहिए? इन्वेस्टिंग में जो सही मौका आता है वह आता है पैनिक के समय में, जो कोविड के समय में आया। कोविड के समय में सोने का दाम पीतल के दाम पर हो गया, फिर यूक्रेन के समय में सोने का दाम चांदी में हो रहा था, मगर इस समय आपको जो सोने का भाव 24 कैरेट सोना 22 कैरेट में मिल रहा है। तो मार्केट्स इस समय सस्ते नहीं हैं। तो मार्केट्स में जहाँ अर्निंग रहेगी वहाँ पर आपको थोड़ा वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी, पर मार्केट में पी एक्सपेंशन हो चुका है। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर आपको नई कैपिटल कमिट नहीं करनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेंड में रहिए, मिड कैप स्टॉक्स में ट्रेंड्स के साथ रहिए। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स पे मेरे हिसाब से इस समय नई कैपिटल कमिट नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट गो फॉर सिप इन अ टिप। बड़ी तेजी में ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए, हिंदुस्तान की तेजी खत्म नहीं हुई है, मगर मैं नियर टर्म की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट इस समय स्मॉल कैप में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सबकी नज़र उसी पर है और ये एक चर्चा हो रही है कि बाय 1 गेट 1, हालांकि वो फ्री है नहीं, पता नहीं। तो रिलायंस में अब ये एक्स जियो फाइनेंशियल जो वैल्यू अब इंडिकेटिव प्राइस भी निकल के आ गई है, आप बताइए कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या लिस्टिंग जब हो जाती है जियो फाइनेंशियल की, क्या उसमें भी आपको वैल्यू दिख रही है? रिलायंस में अलग से आपको कितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ से? देखिए, रिलायंस अगर आप पिछले 1 महीने का मूव हटा दे तो रिलायंस ने अंडर परफॉर्म करा है, ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म करा है। तो एक रिलायंस ने एक प्रकार की वैल्यू अनलॉकिंग करी है। तो जो स्टॉक की री रेटिंग होनी थी बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर, आई थिंक दैट हैज़ बीन प्लेड आउट। क्योंकि अब आपको 150 से 200 रुपये की जो हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वह जो शेयर है आप 1 साल पहले 6 महीने पहले फैक्टर नहीं कर रहे थे। दिस इंटायर लिस्टिंग ऑफ रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ कम मोर लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। ये कोई जियो की लिस्टिंग है, रिटेल की लिस्टिंग नहीं है, जो रिलायंस ऑलरेडी इंक्यूबेट कर चुका था। तो ये 150 रुपये 200 रुपये का जो आपको शेयर मिलने वाला है 20 अगस्त से आपकी डीमैट में आएगा, एक बोनस शेयर है जिसकी वजह से शेयर की री रेटिंग हुई है। अब आपको साहब ये सवाल ये लेना है कि क्या इस कंपनी में मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो बुनियादी सवाल है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये डिस्ट्रप्टिव होगी। रिलायंस के स्टेबल से आ रही है, बड़ी अच्छी टीम इन्होंने रखी है, कामत साहब चलाने वाले हैं। ये पेटीएम को भी चैलेंज करेगी, पॉलिसी बाजार को भी चैलेंज करेगी, कंज्यूमर लेंडिंग में बजाज फाइनेंस को भी चैलेंज करेगी, आईएफएल को भी चैलेंज करेगी और जीरोधा को भी चैलेंज करेगी। तो एक बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट होने वाला है, और इस इकोसिस्टम को वो कितनी जल्दी कितना बड़ा कर पाते हैं यह समय ही बताएगा। क्योंकि रिलायंस को स्केल, स्किल, साइज है उनके पास। जियो की वजह से उनके पास हर पिन कोड में, हर घर, हर मोहल्ले में सबके नंबर पता है, तो उनकी पहुंच अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है। तो अगर इसको ये कर सकते हैं तो ये जो
तिकड़ी होगी, रीच, प्लेटफॉर्म एंड स्केल एंड बैलेंस शीट साइज, ये कमाल की तिकड़ी हो सकती है, मगर समय ही बताएगा कितना बड़ा हो सकता है। अब कर लेते हैं बात बड़े अर्निंग्स की। एचयूएल और इन्फोसिस दो बड़े नंबर्स हैं, कहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा पैसा बन सकता है ट्रेड के हिसाब से? देखिए, एचयूएल इज नॉट द स्टॉक यू वांट टू ट्रेड बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज एचयूएल के अंदर जो सरप्राइज आना था मुझे लगता है आ चुका है। वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन में लास्ट टाइम वो आकर के बोल चुके थे। एचयूएल में इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वहाँ पे कमान अभी बदली है। तो मेहता साहब एचयूएल में कमाल करके गए थे, पतंजलि के कंपटीशन के समय भी एचयूएल टिका रहा। मेहता साहब के समय में हम माने ना माने एचयूएल का मार्जिन 18 से 25% 24% हो गया, तो कमाल और धमाल तो हो गया। तो मुझे नहीं लगा रिजल्ट को लेकर के और कमेंट्री को लेकर के कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मगर इन्फोसिस ट्रिकी है जय, वो इसलिए ट्रिकी है क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस की नंबर्स के बाद बढ़ चुका है। तो जब एस्टिमेट्स आए थे तो सब को लगा कि भैया तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं और इन्फोसिस टीसीएस के नंबर के बाद लगता है कि अच्छा करेगा, उसी आशा में इन्फोसिस चल चुका है। तो मार्केट में ना दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं एनालिस्ट नंबर, एक होते हैं एचयूएस नंबर। सही बोला। तो एचयूएस नंबर की वजह से इन्फोसिस चल चुका है। इनफैक्ट 1230 पिछले इन्फोसिस रिजल्ट का लो था और हम 1500 पे खड़े हुए हैं। तो 1500 पे इन्फोसिस खड़ा, सस्ता तो नहीं है। अब चैलेंज ये रहेगा इन्फोसिस के लिए, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, दैट दे नॉट ओनली हैव टू मीट एक्सपेक्टेशंस, दे हैव टू बीट एचओएस एक्सपेक्टेशंस, नॉट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। हम एचओएस एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एचओएस एक्सपेक्टेशन है 2.2%, एनालिस्ट एक्सपेक्ट 1.5% है। तो 2.2 has to be beaten now for Infosys stock to go higher. So the benchmark is not analyst, it is HOS numbers. Elevated expectation, बढ़ी हुई अपनी रफ्तार को भी जस्टिफाई करना होगा। ये देखिए इन्फोसिस का चार्ट आपके स्क्रीन पे था। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम मयूरेश से बात कर रहे थे। मयूरेश जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज हमारे साथ आए थे। मयूरेश, आपकी नज़र कहाँ पे है शॉर्ट टर्म में? अर्निंग्स को लेके बाजार मिस कर रहा है, बड़ी अर्निंग्स तो ऑलमोस्ट डिस्कस हो गई, लेकिन मिड और लार्ज कुछ आने वाली हैं, आज कुछ मार्केट आवर के बाद आई। आप कहां पे फोकस कर रहे हैं इस समय? मॉर्निंग अजय जी। दो चीजें, एक आई थिंक जो एफएमसीजी बास्केट है ये भी अच्छा खासा चल चुका है। ऑब्वियसली आई थिंक एक फोकल पॉइंट एचयूएल के नंबर्स पे रहेगा। एक्सपेक्टेशन जो मार्केट मान के चल रहा है इज मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। वैल्यू में थोड़ा आई थिंक एक कमी दिखेगी क्योंकि दे हैव टेकन प्राइस कट्स अक्रॉस देयर प्रोडक्ट कैटेगरीज, और इसलिए आई थिंक इंडिविजुअली इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, होम एंड पर्सनल केयर है, ये कैसे करते हैं परफॉर्म, ये करना बहुत जरूरी है। अर्बन स्पेंडिंग हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल सो फार। आई थिंक जो रूरल स्पेंडिंग में हमने थोड़ा एक ग्रीन शूट्स देखे थे 2 तिमाहियों पहले, क्या ये सस्टेन होते हैं? वॉल्यूम्स क्या सस्टेन होते हैं? और मॉनसून जैसे रही है अब तक, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद सेकंड हाफ में जो वॉल्यूम रिकवरी हो सकती है वो शायद अच्छी खासी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशन मैटर्स पे, पैरामीटर्स पे हमेशा ही स्टॉक्स एक्सपेंसिव रहे हैं, बट आई थिंक दिस विल बिकम अ की टू द रेस्ट ऑफ द एफएमसीजी बास्केट और पूरी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम है इसके लिए। तो आई थिंक पूरी नजर शायद आज के इसमें एक्चुअल में रहेगी। जैसे निकुंज ने कहा, इन्फोसिस से एक्सपेक्टेशंस अभी ज्यादा ही बिल्टअप हो चुके हैं। क्या ये डिलीवर कर पाते हैं या इज देयर अ सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर कमेंट्री, ये भावना और देखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग। खैर कुछ एक ऐसे और शेयर भी पकड़ते हैं जहाँ पे आज कहीं ना कहीं न्यूज़ भी थी और वो शेयर चल भी सकते हैं। उसमें से पीएनसी एक है, पीएनसी इंफ्रा। खुश, एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे। ये शेयर जैसे ऑर्डर का कोई बज़ आता है ना तो अच्छा गैप के साथ खोलता है। अगर ये गैप मिल भी जाए तो उसके बाद भी चलने के चांसेस कितने हैं? 343 पे है, 3000 करोड़ के ऑर्डर हैं। तो डिम्पी देखिए ऑलरेडी एक अच्छे खासे रनअप में है, लेकिन साथ ही साथ नियर टर्म में इसने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा है 355 360 के आसपास। तो अगर मान लीजिए ये 360 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। यहाँ पे जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है उसके पास ही ओपनिंग अगर होती है तो हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां से फेवरेबल ना हो, लेकिन 360 तक के लेवल्स के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ पे होती है। 360 के करीब हो रही है तब आप इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच कर जाए। हो सकता है कि आपको कोई डिप मिले, वहां पे आप फ्रेश एंट्री लें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो जो कल का क्लोजिंग प्राइस है 343 या 340 के जोन्स हैं, इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल बने रहें। पीएनसी इंफ्रा पर ये भी, लेकिन कल जो नतीजा है उनकी जरा चर्चा कर लेते हैं और उस पर आपकी रणनीति समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से।
टाटा कम्युनिकेशंस, ये शेयर हमने देखा था कि मई में 1200 रुपए के आसपास की भाव थी, अब 1600 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। नतीजे जो आए हैं, अगर हम आय की बात करें तो उसमें करीब 4.5% का उछाल है। मुनाफे में तिमाही आधार पर 17% का, मार्जिन हालांकि 1% के आसपास कम हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन, इसमें किरण क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सो टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि एक अच्छा ब्रेकआउट हमने 1400 के आसपास देखा था, वहां से स्टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी 1650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टॉप हम 1650 के आसपास देख रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर और एक फॉलिंग चैनल या तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो पैटर्न काफी स्ट्रांग है। कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस है टाटा कम्युनिकेशन में लॉन्ग हमें जाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 1570 1570 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली इसमें 1660 से 1680 के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन आपको 10 से 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। सो ओवरऑल बुलिश पैटर्न है, 1570 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1570 के स्टॉप लॉस से टाटा कम्युनिकेशंस को खरीदना है। एक और एक्सपर्ट कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, आज आपकी नज़र कहाँ पर है, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? तो बाई कॉल्स पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली रहेंगे। कैनरा बैंक एक पहला बाई कॉल रहेगा, जो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ब्रेकआउट दे रहा है। 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। कल भी उसने अच्छा बिल्टअप दिखाया है, प्राइस एक्शन एज वेल एज एफएनओ में भी। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे 355 का, स्टॉप लॉस 326 का। और एक और स्टॉक है जो बहुत ही क्लासिकल पैटर्न बना रहा है, फ्रैक्टल पैटर्न हम इसे कहते हैं, वो है HEG। 1600 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स कंफर्मेशन है, फ्लैग पैटर्न, कंसोलिडेशन, बॉलिंग बैंड स्क्वीज, काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहे हैं HEG में। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 1800 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1500 का। HEG और कैन बैंक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल। एक और कंपनी है जो कल बहुत एक्टिव थी ट्रेड में, फिनोलेक्स। इनफैक्ट सारे केबल ऑपरेटर, केबल कंपनीज एक्टिव थी। इनफैक्ट पूरी वैल्यू चेन पावर की एक्टिव थी। पावर जनरेटर्स, आपने सोलर वोलर वाली कंपनियां पहले ही एक्टिव देखी। कल पावर केबल कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज जो है, टावर कंपनीज ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं। बट फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लेके आइए। केबल्स थी कल 9% ऊपर, बट इंडस्ट्रीज लेके आइए। आज आपको इंडस्ट्रीज पर नजर रखने की जरूरत है। 1% करीब ऊपर थी। क्यों? क्योंकि मार्जिन बढ़ के आया है, जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन है और ये भी कंपनी अच्छा चल रही है, लेकिन रिजल्ट पे इसमें एक्टिविटी आ सकती है। इंडस्ट्रीज, मयूरेश, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के प्रदर्शन जिस हिसाब से रहा है, अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। क्या ये उस तरफ जा सकती है? कपिल भी आ चुके हैं हमारे साथ, हम कपिल के पास जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन पहला फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे कॉल मयूरेश से। तो एब्सोल्युटली जा सकती है। आई थिंक 2 की वजह, एक आई थिंक जो रिजल्ट्स का तड़का लगा है उससे एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर मिलेगा स्टॉक में, और दूसरा आप इंडस्ट्री डायनामिक्स देखिए। आई थिंक द मैक्रोज जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स केटर कर रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज को, और जो एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं इनके, इसके वजह से जो मार्जिन एक्सपेंशन है, आई थिंक ये आपको बैलेंस शीट पे जरूर दिखा है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो ग्रोथ आएगी इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, मार्जिन एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से जो बॉटम लाइन ग्रोथ आ सकती है, फ्री कैश फ्लोज अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। आई थिंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है ऑफ सॉर्ट्स इन दिस मार्केट, बट मुझे लगता है आई थिंक लुकिंग एट द मैक्रोज जो केपेक्स स्पेंड आ सकते हैं और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, जो मोनील पे स्पेसिफिकली देखते हैं कि 20% की अर्निंग्स ग्रोथ क्या कंपनी डिलीवर कर पाएगी अगले कुछ तिमाहियों तक का, हमें लगता है आई थिंक बिल्कुल कर पाएगी बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स मेंशन्ड। तो बिल्कुल आई थिंक बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स ये स्टॉक में तेजी रह सकती है। कपिल भी हमारे साथ आ चुके हैं। कपिल के पास जाते हैं और कपिल से उनके ट्रेडिंग आइडियाज लेते हैं, फिर ढेरों स्टॉक्स हैं डिस्कस करने के लिए। कपिल, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड आइडियाज लेके आए आज आप? गुड मॉर्निंग अजय जी। तो आज के दिन में क्षेत्र तो पॉजिटिव जैसा ही लग रहा है, और पिछले के कुछ सेशंस में कुछ एक स्टॉक में कुछ हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहे थे। इन स्टॉक को मैं एज अ टेनिस बॉल कहूंगा, क्योंकि जब भी वो गिरते हैं टेम्पररी गिरते हैं और बाद में उसका उछाल भी काफी अच्छे से हमें देखने मिलता है। तो उसमें से पहला एक आता है पीडीराइट इंडस्ट्रीज। पीडीराइट इंडस्ट्रीज हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली उसका काफी स्ट्रॉन्ग ही रहा हुआ है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव जैसा बिहेव उसने किया हुआ है, लेकिन रिसेंट टेक्निकल स्ट्रक्चर में डबल बॉटम का इसका एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का उसका फिर से और एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो जिसके चलते हुए स्टॉक में और एक
पॉजिटिव व्यू लग रहा है यहाँ पे। तो पीडीलाइट 2685 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे इसका बाय कॉल बनता है। 2630 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2780 के टारगेट रहेंगे। दूसरी बात करते हैं फार्मा सेक्टर्स की। फार्मा सेक्टर्स नॉर्मली फिलहाल तो पॉजिटिव मोमेंटम में ही है, जिसमें से सबसे वन ऑफ द लीडिंग काउंटर्स सन फार्मा रहा हुआ है। नो डाउट बाकी के सारे स्टॉक्स में हमें कैचअप रैली देखने मिली हुई है, लेकिन सन फार्मा भी एक अच्छा सा मूव करके पॉज करके कल हमें फिर से एक अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम होते हुए देखने मिली हुई थी। तो आगे चलते यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम और भी कंटिन्यू करे वैसा एक व्यू बन रहा है। तो सन फार्मा 1085 के लेवल पे चल रहा है, तो वहां पे एक पॉजिटिव का व्यू बनता है, बाय का व्यू बनता है। 1055 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1180 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है कुश, क्या आज इंडसइंड बैंक को प्लस करना चाहिए? बिल्कुल डिम्पी, देखिए अच्छा खासा इसमें जो ब्रेकआउट हमने कल देखा था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सस्टेन कर जाएगा। और 1400 का जो एक लेवल है जहां पे हमने अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखी थी, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, बैंकिंग में मोमेंटम है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी अनवाइंडिंग कॉल्स में देखने मिले जो और एक पुश दे सकती हैं स्टॉक को। तो यहाँ पे मेरे लिए जो पहला टारगेट है ये कल का जो हाई था उसके करीब रहेगा। सो 1445 का मेरा पहला टारगेट है यहाँ पे। जो दूसरा टारगेट है ये 1465 के करीब। जो स्टॉप लॉस है उसको आप लेके चले 1400 के जरा सा नीचे, सो 1390 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, वॉल्यूम बैक कल एक मूव आया था, सस्टेन हो सकता है। ओके ठीक है, ये आज रकम जुटा रही है इसलिए हमने इसके बारे में ज़रा पता कर लिया था कि कल की क्लोजिंग अच्छी है, आज इवेंट भी है और कुछ ने आपको बता दिया कि ठीक है इसको दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक फंडामेंटल बेहतरीन कॉल आपके सामने रखते हैं, मुनाफे का फंडा। आस्था जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, बताएंगे आज आपको मुनाफे का फंडा। आस्था गुड मॉर्निंग, बताएं आप। पहले तब एस्ट्राजेनेका फार्मा और मैंने नव भारत वेंचर्स दिए थे, दोनों में टारगेट्स अचीव हुए हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा तो रिसेंटली 3850 का मेरा टारगेट था, तो रिसेंटली अचीव हुआ है। अब जो मुझे कॉल्स पसंद आ रहे हैं उसमें सबसे पहले तो कैनरा बैंक रहेगा। टारगेट्स की बात करें तो 365 से 370 का टारगेट है। कैनरा बैंक की बात करें तो बेसिकली जिस तरह के नतीजे इन्होंने यहाँ पे दिखाए थे ठीक ठाक थे, लेकिन लोन ग्रोथ में मोमेंटम अच्छा है। 18% की लोन ग्रोथ ये ऑलरेडी दिखा चुके थे FY23 के जब नतीजे डिक्लेयर किए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सभी सेगमेंट से लोन ग्रोथ आती हुई नजर आई, चाहे रिटेल हो, एग्री हो, कॉर्पोरेट हो। अब आगे जाते हुए क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए एक तो मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट की गाइडेंस की हम यहाँ बात करें तो आगे जाते हुए भी FY24 के लिए मैनेजमेंट ने 10% के लोन ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पे रखी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है 3.05% निम्स आएंगे, जो कि 2.95% थे लास्ट ईयर में, जो कि FY23 है। इसी तरह से रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वहां पे भी मैनेजमेंट गाइडेंस स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट क्वालिटी, तो वहां पे भी हमें सुधार होता हुआ नजर आएगा और वो हमें देखने को मिलेगा। सो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक वेल पॉइज्ड है PSU बैंकिंग स्पेस में, और खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 365 का पहला टारगेट, 370 का दूसरा टारगेट। दूसरा जो स्टॉक पसंद आता है वो है APL अपोलो ट्यूब्स। APL अपोलो ट्यूब्स बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाते हैं, और ये कहाँ पे काम में आती है, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स हो या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, वहां से काफी बढ़िया डिमांड इनके प्रोडक्ट्स के लिए आ रही है। कंपनी यहाँ पे लीडिंग मार्केट पोजीशन में है। दूसरी तरफ देखा जाए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कंपनी को, और तीसरी तरफ ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि काफी बढ़िया डिमांड इनके प्रोडक्ट्स के लिए आ रही है। अब जो नतीजे आने वाले हैं Q1 FY24 के, मुझे लगता है वहां पे बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, वहां पे कंपनी ने उनका परसेंटेज भी इंक्रीज कर दिया है, तो मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। सो APL अपोलो ट्यूब्स दूसरा स्टॉक है जो पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह है। 1470 का पहला टारगेट, 1535 का दूसरा टारगेट। शुक्रिया आस्था जी। तो APL अपोलो ट्यूब्स और केनरा बैंक हमारे तमाम एक्सपर्ट के रडार पर ये शेयर आ रहा है, लेकिन आस्था की जो रणनीति है ये आपके लिए निवेश को लेकर है, इसलिए आप इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। मयूरेश जी, आप जरा ना इंडिया मार्ट के बारे में बताइए, क्योंकि आज कंपनी बायबैक पर विचार करेगी और हमने देखा है कि नतीजे जो पीछे आए हैं कुछ खास नहीं आए हैं। कल हमने शेयर को देखा कि शुरुआती सत्र में ऊपर था, फिर ऊपर से ये फिसला, ये 2873 का भाव है। इसमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
नहीं, आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक नंबर्स काफी एनकरेजिंग नहीं है। और ये शायद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक कुछ तिमाहियों पहले जो कोविड काल में स्टॉक वन साइड चला था, उसके बाद आई थिंक नंबर्स में जो एक स्टेबिलिटी देखनी चाहिए कोई भी निवेशक को, जो एक कंपाउंडिंग अर्निंग्स ग्रोथ हम कहते हैं, वो शायद क्लियरली मिसिंग है स्टॉक में। क्या ये रिकू कर सकते हैं अर्निंग्स को, ये देखना बहुत लाजमी होगा। ऑनलाइन एग्रीगेटर्स कंपटीशन ये भी बढ़ रही है, और इसकी वजह से आई थिंक मार्जिन्स पे कितना प्रभाव या दबाव आ सकता है, ये देखना भी नतीजों से बहुत लाजमी रहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्टॉक में। नंबर्स कैसे आ रहे हैं ये तिमाही में, ये देखें, और अगर कंसिस्टेंसी रहती है नंबर्स में ये और उसके बाद, तो शायद एक बार री रेटिंग स्टॉक में आ सकती है। कुछ एक सवाल आपसे फेडरल बैंक के शेयर को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि नतीजे जब आए थे थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई थी। बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं खड़ी हुई थी। एचडीएफसी बैंक ने उनको दूर किया, लेकिन खबर जो ये है कि इनका क्यूआईपी लॉन्च हो गया है और जो फ्लोर प्राइस है 132.59 का ये है, 2% का डिस्काउंट है। कल 135.75 पर ये बंद हुआ है। फेडरल बैंक, इसके स्ट्रक्चर कैसे लग रहे हैं और इस पर क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक, यहाँ पे एनकरेजिंग साइन ये है कि जो पूरी फॉल थी ये कल और परसों का जो सेशन था, इसमें रिकवरी हमने देखी है। पूरा जो लॉस था वो पूरा जो डिप था रादर वो रिकवर हो चुका है। लेकिन अब मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा कंसर्न ये है कि रेजिस्टेंस के पास है। टेक्निकली बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 136 के जो लेवल्स हैं, और ऑप्शंस डेटा भी जो मैंने क्विकली अब चेक किया, उसमें 135 और 140 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अच्छा खासा कॉल बेस बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे पास अदर विकल्प हैं इन द बैंकिंग स्पेस ऑल्सो। थिंक कैनरा बैंक, इफ आई एम करेक्ट, सुबह से 3 एक्सपर्ट्स जो आए हैं इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो जब मेरे पास विकल्प हो तो मैं उनमें ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। इसे फिलहाल मैं मेरी वेट एंड वॉच जो लिस्ट है इसी में रखूंगा मॉनिटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुश हमसे बात करने के लिए। इससे पहले कि अपने रिलायंस के स्पेशल कवरेज को आगे लेके चलें, एक और रिलायंस का साथी था कल जो निफ्टी को करीब 19,800 के ऊपर बंद होने में मदद की, जिसने खैर पुराना चाहने वाले उसके चाहने वाले बहुत हैं पुराने, वो है आईटीसी। 180 वाला 475 के आसपास खड़ा हुआ है। कल इसके अंदर आईटीसी में रेटर साहब, अगर आप आईटीसी लेके आए, बहुत शानदार रैली आई। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में 480 पे क्लोजिंग दी। कपिल, जरा आईटीसी में देखिए, बताइए, हालांकि ये डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा, क्या इसके अंदर एक बड़ा बाउट या नया राउंड शुरू हो रहा है? इस भाव से भी लेना बनता है? जी, आईटीसी का ओवरऑल प्राइस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें इस तरह की रिदम बनी हुई है कि प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम आता है और अपसाइड मोमेंटम में प्राइस बाद में स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन आता है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आ रहा है। तो अपना अपमूव आ रहा है, अपमूव को डाइजेस्ट कर रहा है और फिर से वो अपमूव कर रहा है। तो ये सीक्वेंस में पिछले 6 महीने से देखता आ रहा हूँ कि स्टॉक का एक रेंज बाउंड के मोमेंटम के बाद में जब भी स्टॉक ऊपर में गया हुआ है तो कम से कम 6 से 8 दिन की उसने अपसाइड मोमेंटम दर्ज की हुई है। तो फिलहाल का भी स्ट्रक्चर कुछ उसी सिमिलर नोट पे ही बन रहा है कि पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया हुआ है, लेकिन कल के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में हमें कुछ फिर से पॉजिटिव मोमेंटम रुझान देखने को मिल रहा है और उसके अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच पे टच हुआ है। तो 478 479 का एक इमीडिएट हर्डल लेवल बनता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस को एज अ ग्लास रेजिस्टेंस की तरफ मानेंगे क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका पॉजिटिव है और रेजिस्टेंस लेवल टूट भी सकते हैं काफी इजीली। तो 480 के ऊपर फिर से उसका एक अपसाइड का दौरा शुरू होता है और यहाँ पे 470 के स्टॉप लॉस से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड के लेवल को नहीं देखना चाहिए क्योंकि स्टॉक अपसाइड मोमेंटम में, तो जब तक इसका लेवल्स सपोर्ट के यहाँ पे टूटते नहीं है तब तक इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही रहेगा। तो स्टॉक को बाय करने की एक रिकमेंडेशन रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 470 इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। क्या करना है? थोड़ी देर में हम रिलायंस को लेकर एक मेगा कवरेज आपके सामने लेके आएंगे। ना केवल रिलायंस के हर एंगल को आपके सामने रखेंगे, इसमें वायदा, कैश, जियो फिन का बिजनेस किस तरह रहेगा, ये एक्स होने के बाद रिलायंस के अंदर हमको क्या करना चाहिए, और एक डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेके आएंगे। ये जो भी एडजस्टमेंट्स आप देख पा रहे हैं ये होना शुरू हो गई हैं। ये टिपिकली आईपीओ बेस्ड एडजस्टमेंट्स है। जैसे आप देखते होंगे 9:45 पे लेवल्स फ्रीज होंगे, 10 बजे नए लेवल्स आएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल जाएंगे रिलायंस के एक्स जियोफिन होने के बाद। फिलहाल ये एडजस्टमेंट अभी कंटिन्यू है। आप अपनी स्क्रीन पर वो नंबर देख पा रहे हैं
और करीब अभी 231, 196 कुछ कुछ ऐसे हैं। इससे पहले जो खबर रिलायंस ने खुद बताई इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर वो करीब 133 रुपये के आसपास की है, लेकिन अभी का भाव 300 चल रहा है। तो इसको सेटल होने देते हैं, लेकिन इस बीच इसको लेकर हम एक मेगा कवरेज ज़रूर करने जाएंगे। एक काम करते हैं, जब तक इस पूरी प्रोसेस को हम शुरू करें रिलायंस वाली, एक शेयर में को जरा और पता करना हुआ फेडरल बैंक। एक बार जरा इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। इसका OFS है। किरण एक काम करेंगे, फेडरल बैंक के बारे में बताएंगे। रिजल्ट्स के बाद ये थोड़ा अलग तरीके से चलने लगा अब। सो फेडरल बैंक का डेली चार्ट अगर हम देखें तो जिस तरह से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अभी भी स्टॉक के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि या तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। जो कल का स्टॉक का हाई था 136 और आगे हमने देखा था कि स्टॉक में 140 का भी एक रेजिस्टेंस था, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। फिर भी अगर किसी को लॉन्ग करना है तो 138 के ऊपर डेफिनेटली हम फेडरल बैंक लॉन्ग करके जाएंगे। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 133 का बन रहा है। जैसे ही 138 क्रॉस करेगा नेक्स्ट वो 140 142 तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही है, लेकिन 138 के ऊपर डेफिनेटली हमें फेडरल बैंक लॉन्ग करना चाहिए। करते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े कॉर्पोरेट एक्शन का स्पेशल कवरेज हम लेके आए हैं आपके साथ। हमारे साथ हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं। सौमित है हमारे साथ स्टूडियोज में, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे सहयोगी शरद दुबे इस समय है प्रभुदास लीलाधर के डीलिंग रूम में, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2 दशक से ज़्यादा ट्रेड होता आया है और पुराने डीलर्स और उनके प्रमोटर्स रिलायंस को देखते आए हैं। सबसे पहले शरद, मैं आपके पास आना चाहूँगा। माहौल कैसा है? अगर हम भाव को देखें अभी स्क्रीन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो करीब 2700 रुपये के आसपास टिक हो रहा है इसका प्राइस डिस्कवरी। आप क्या 2650 हो गया, अब 7% लोअर। आप क्या गैदर कर रहे हैं और आपके आसपास कोई पुराने डीलर्स हैं, मंजे हुए खिलाड़ी जो आपको ओपिनियन दे सकें? जी बिल्कुल, हम जो है प्रभुदास लीलाधर के डीलिंग रूम में हैं और आज जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्राइस डिस्कवरी सेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और हमारे साथ जो है बड़े दिग्गज डीलर्स भी जुड़े हैं ईटी नाउ स्वदेश के साथ। लेकिन हम सबसे पहला एक सवाल पूछने वाले हैं कि ओवरऑल अभी रिलायंस पे जो इंटायर फोकस रहेगा प्री डिस्कवरी सेशन पे, उस पे उनकी क्या टिप्पणी रहेगी। तो सर जरा बताएंगे रिलायंस में जो है ओवरऑल अभी अगले 1 घंटे में जो है क्या मूवमेंट देखने मिलेगा 10 बजे तक? जैसा कि सब लोग जानते हैं 1 घंटे की जो ये प्राइस डिस्कवरी रखी गई है टू नो कि रिलायंस और जियो फाइनेंशियल का क्या प्राइस होना चाहिए। एट 10 o'clock पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है, और वो कॉन्स्टेंटली बाद में JFSL जो है वो निफ्टी के साथ बना रहेगा जब तक कि उसके शेयर्स और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट दिन है रिलायंस के लिए एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड कि क्या प्राइस डिस्कवरी होता है एंड हाउ इट गोज। और जो प्राइस डिस्कवरी है वो कल ऑफ कोर्स क्लोजिंग प्राइसेस में ऑलमोस्ट 133 रुपीस का आया था। अभी क्या एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस रहेगा ये प्राइसेस को लेके? सॉफ्टली अगर आप देखो तो रिलायंस ने ऐसा इंडिकेट किया कि 132-33 के आसपास होना चाहिए, लेकिन जो विश्लेषक है, जो एनालिस्ट है स्ट्रीट पे, दे आर उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि अराउंड 150-160 भी शायद हो सकता है। वेट एंड वॉच है, वी ऑल नीड टू वेट एंड वॉच कि क्या प्राइजेस डिस्कवर होते हैं फाइनली। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है उनको लेके आगे लिस्टिंग में क्या होगा? और अभी शरद आपसे ये जानना चाहेंगे, जरा पूछिए वहां पर डीलिंग रूम में जो भी आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी की प्रक्रिया चल रही है जियो फाइनेंशियल की। जियो फाइनेंशियल्स को लेकर उनके पास किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, कितना उत्साह है, जरा इसके बारे में जानकारी लीजिए। हमें अपडेट आ रही है और ओवरऑल जो है डीलिंग रूम पूरी बस कर रही है और अगले 1 घंटे में जो है हम पूरी प्राइस डिस्कवरी को जो है मॉनिटर करेंगे और आपको ईटी नाउ स्वदेश में उसके रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, शरद प्रभुदास लीलाधर की डीलिंग रूम में है और सबका ध्यान जो है ना वो प्राइस पर ही है और बहुत सिंपल है। कल तक लग रहा था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप ऊपर देखिए रिलायंस का भाव है, उसके नीचे जो भाव आ रहा है फिलहाल वो है जियो का भाव। करेक्ट सुमित? यस, 191 जो डिफरेंस प्राइस है अभी के लिए वो जियो का भाव है फिलहाल, बट अभी भी ये सेटल नहीं हुआ। 945 के आसपास सेटल होगा और 10 बजे से आप इसको क्लियरली ट्रेड कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। जियो फाइनेंशियल तो अभी नहीं, जब लिस्टिंग होगी उसके बाद। सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि ये पूरी प्रक्रिया है, आज क्या क्या होने वाला है? 9 to 945 प्राइस डिस्कवरी होगी। कुछ सिलेक्टेड ट्रेड्स एक्सचेंजेस लेंगे और उस बेसिस पे एक प्री ओपन प्राइस होगा सेटल 945 को।
10 AM से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्लियरली जो रेगुलर ट्रेड होता है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जो भी प्राइस डिफरेंशियल होगा कल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्लोजिंग प्राइस से लेके आज 10 बजे का जो ओपनिंग प्राइस होगा, जो भी प्राइस डिफरेंशियल है वो जियो फाइनेंशियल का कांस्टेंट प्राइस होगा और उसी कांस्टेंट प्राइस पे जियो फाइनेंशियल निफ्टी में लिस्टेड रहेगा। ये कब तक लिस्टेड रहेगा? जब तक जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू नहीं हो जाती और उसके बाद 3 दिन तक जियो फाइनेंशियल निफ्टी का हिस्सा बना रहेगा, उसके बाद निफ्टी से उसको निकाल दिया जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल का प्राइस क्या होगा? अभी कल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग प्राइस था वो 2841.85 रुपीज़ था। अब समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 2600 के भाव पे अगर लिस्ट होता है 10 बजे के आसपास, तो जियो फाइनेंशियल का जो कांस्टेंट प्राइस है वो 241.85 होगा। 2600 माइनस 2800 एंड 41.85 रुपीज़। अब एनालिस्ट जो वैल्यू कर रहे हैं वो करीब 160 to 190 का है, बुक वैल्यू करीब 200 रुपये का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कल डिस्क्लोजर आया था उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रहा है जियो फाइनेंशियल का वो 133 रुपीज़ का है। तो अभी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे लिस्ट होता है। अभी 200 रुपीज़ जो प्राइस अभी दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो कंपनी का बन रहा है वो 1:1 बन रहा है और सामने पेयर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो इसके जो पेयर्स है वो एटलीस्ट 3 to 6 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना आज क्या कांस्टेंट वैल्यू होता है जियो फाइनेंशियल्स का और जब जियो फाइनेंशियल लिस्ट करता है तब कितने के वैल्यू पे ये ट्रेड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटिव प्राइस कंपनी ने खुद ही दे दिया था 133 रुपए का और जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे थे कि 150 से लेकर 200 रुपए के बीच की कुछ वैल्यू निकल के आ सकती है जियो फाइनेंशियल की, वो आपको फिलहाल अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी प्राइस डिस्कवरी ये चल रही है 9:45 पर। ये भाव जब सेटल हो जाएंगे तो आप मान सकते हैं कि जियो की प्राइस क्या होगी। रिलायंस के भाव के नीचे 2650 दिख रहा है, उसके नीचे जो अंतर है यानी कि कल के क्लोजिंग के भाव से वही आपके लिए जियो की प्राइसिंग तय हो जाएगी और इंडेक्स का पार्ट ये रहने वाला जैसा सुमित बता रहे हैं। और लिस्टिंग के बाद फिर उसमें हम एक अलग तरह की मूव, अलग तरह की चाल देखेंगे और अलग तरह से उसको डिस्कस भी करना शुरू करेंगे। अभिषेक, एक इंपॉर्टेंट बात देखने लायक ये है कि जो जियो फाइनेंशियल का जन्म हो रहा है जिस कंपनी का, वो कंपनी किसका पीयर है, वो किस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी है क्लोजेस्ट आती है। तो सवाल ये जब उठाया जाता है तो कंपैरेटिव वैल्यूएशन आते हैं जो आपके स्क्रीन पे आने की कोशिश करेंगे और मयूरेश जवाब देंगे उसका। मयूरेश, बजाज फाइनेंस को 7 टाइम बुक मिलता है, जियो फाइनेंशियल को कितने टाइम बुक मिल सकता है आपके हिसाब से? क्या पोटेंशियल है इसका? तो जन्म ही 1 लाख करोड़ प्लस बुक वैल्यू पे हो रहा है। नहीं, बिल्कुल अजय जी, आई थिंक एक एडवांटेज है बेस इफेक्ट का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक वी वर आल्सो स्टैकिंग अप सम पीयर कंपैरिजंस। हम थोड़ा प्राइस अर्निंग्स पे ले रहे थे, तो अगर आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की बात करें तो 40-45 टाइम के फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। इवन यू टेक द अदर कंपैरेबल्स अजय जी, आई थिंक एसबीआई कार्ड जैसा बिजनेस जो आई थिंक 35-36 टाइम फॉरवर्ड चल रहा है। इवन समथिंग लाइक Chola जो डायरेक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे नहीं है, एक मिक्स है, बट दैट आल्सो ट्रेड्स एट 36 टाइम्स फॉरवर्ड। तो आई थिंक एक लोअर बैंड पे अगर आप मीडियन एवरेजेस लेते हैं, लुकिंग एट अदर एनबीएफसीज आल्सो, तो कहीं ना कहीं लोअर बैंड ऑफ फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स कम्स टू अराउंड 23-24 ऑड टाइम्स। तो अगर आप लोअर बैंड पे भी रहते हैं, लगाते हैं प्राइस को, एंड अज्यूमिंग द बेस दैट इट इज गॉट, द प्लेटफॉर्म दैट इट इज गोइंग टू यूज, जो एक रेडीमेड कस्टमर बेस है, एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो सर्विसेज का ये लाभ उठा पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, कहीं ना कहीं लोअर बैंड पे भी आप कैलकुलेट करते हैं तो ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यू आज के तारीख में आई थिंक जो डिस्कवरी चल रही है बिटवीन 160-200 एज अ बेस केस सिनेरियो बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके बाद आई थिंक अपसाइड्स आर प्रोबेबली ओपन ऑन हाउ दे इम्प्रूव द बिजनेस। 4-5 टाइम्स 7 टाइम बुक जा सकता है आपके हिसाब से मयूरेश? सॉरी आई मिस्ड योर। अगले 2 साल में क्या ये भी इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज कंपनीज हैं जो 4-5 टाइम प्लस बुक वैल्यू ट्रेड करते हैं, ये जा सकता है क्या? उसके हिसाब से ये मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से भी, अगर ये सच है तो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। दैट इज द बेस केस दैट वी आर प्लेइंग आउट, राइट अजय जी? आई थिंक अगर यहाँ से अगर 4-5 टाइम्स भी नहीं गया, व्हिच इज द मीडियन एवरेज, हम लोग जैसे प्राइस अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, अगर एक मिड पॉइंट पे भी पहुंचा तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अपसाइड बिल्कुल खुलेगी फ्रॉम द डिस्कवरी प्राइस। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू, लेकिन जीनस पावर को लेकर एक खबर आई थी और उस खबर के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये शेयर चला हुआ है। पावर की जैसे चर्चा अजय कर रहे थे कि जितने भी इसके सेगमेंट्स हो सकते हैं, आप हर तरफ मूव आप देख रहे थे। इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है जीनस छत्तीसगढ़ PKG 1 के नाम से। कल ये खबर आई है। जीनस पावर 183 रुपये का भाव है, लेकिन ये शेयर काफ़ी चला हुआ है। इसके बारे में कुछ आप बताइए, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको?
ठीक है कपिल, आपसे राय चाहेंगे, जीनस पावर पर व्यू दीजिए। जी, जीनस पावर का बेसिकली ब्रॉडर चार्ट हम देखते हैं तो काफी स्ट्रगलिंग टाइम रहा है उसका काफी टाइम पहले से। लाइक से कि 2007 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट स्टॉक एक लगातार 87, 88 के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में हमने काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिली है, जहां से स्टॉक 90 से लेके 180 तक गया हुआ है। टोटल स्टॉक प्राइस काफी अच्छे से मूव कर गए हुए हैं, काफी एक्सटेंडेड मूव है, और ये एक्सटेंडेड मूव एक बहुत ही बड़ा 12-15 साल का एक बेस बना के ऊपर में आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्टॉक का पॉजिटिव हो ही रहा है, और सेक्टर स्पेसिफिक की जो टेल विंड्स है तो वहां पे कहां ना कहां पे एक बॉडवेल फैक्टर है स्टॉक के लिए। तो ओवरऑल सिनेरियो सही है, लेकिन टेक्निकली अभी देखा जाए तो स्टॉक इसका हम जो ओवरबॉट की जोन्स दिखते हैं, जो सीमाएं देखते हैं, वो उसको काफी टाइम से लांग चुका है। तो स्टॉक का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, थोड़ा सा कूल ऑफ आ जाए, तो एक रिस्क और रेशियो कुछ फेवरेबल देखने मिलता है। तो स्टॉक को थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद में ही बाय करने का एक ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू रहेगा। इमीडिएटली 182 पे चल रहा है, उसके सपोर्ट लेवल जो मैं देखता हूं तो कहां ना कहां पे 168, 170 के यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा डिप हो जाए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, तो उसके बाद में बाय करना ठीक रहेगा। ठीक है, 30 सेकंड रह गए मार्केट के ओपन होने में, और इस बीच आज रिलायंस अपने नए डिस्कवरी प्राइस के साथ आ जाएगा 10 बजे। अभी आप लेवल्स में ना टिक नहीं देख पा रहे हैं, 9:15 के बाद यानी कि फिर से टिक आना शुरू होगा जो 9:45 तक चलेगा। खैर इस बीच अब देख रहे हैं आप हिंडाल्को आज टॉप गेनर बनने जा रहा है निफ्टी का। एक बार जल्दी जल्दी दिखा सकते हैं तो दिखाते जाइएगा। खैर अभी समय नहीं बचा, 8 सेकंड बाद आपको मार्केट खुल जाएगा। एडवांस डिक्लाइन आज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, करीब 1000 शेयर के आसपास होना चाहिए या इससे भी थोड़ा और कम। तो देखते हैं एडवांस डिक्लाइन 1158 आए, ये अच्छा साइन है कि रिलायंस को छोड़कर भी बाजार के पास और मोमेंटम है खेलने के लिए। आज 1100 प्लस शेयर इसको ओपनिंग में मिल गए और 270 शेयरों का डिक्लाइंस देखने को मिल रहा है। सपाट ही ओपनिंग हुई है, आज कुछ खास बड़ा गैप नहीं मिला। हालांकि पिछले 2 दिन से हम गैप के साथ ओपन कर रहे थे, जब भी हमको गिफ्ट निफ्टी ऐसा ही कुछ दिखा रहा था, लेकिन आज वो बड़े गैप के साथ हमने ओपन नहीं किया। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपको आज फिर से शुरुआत में दिख जाएगी, लेकिन वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। 45,500 के ऊपर जब तक बना हुआ है आपके लिए कुशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जिनको आज निफ्टी छोड़कर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो शुरुआत में वही चेक कीजिएगा, क्योंकि रिलायंस पे की वजह से आज निफ्टी पे थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। ये भी 9:45 तक हो सकता है थोड़ा सुस्त रहे, उसके बाद डिस्कवर होने के बाद ये भी अपने एक्शन में आ जाए। HUL, इन्फोसिस दोनों प्री रिजल्ट्स के हिसाब से नोटिस करने वाले शेयर हैं। जल्दी से चेक कर लेते हैं कौन कौन से शेयर अच्छे दिख रहे हैं। आज डिफेंस की 2 बड़ी कंपनियां ऊपर हैं, पहला डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा डिविस लैब। डॉक्टर रेड्डीज आपको ध्यान होगा, हमने कई बार आपके सामने नोटिस किया कि 5200 के ऊपर ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कॉल है। आप इसको ना छोटे मोटे ट्रेड के चक्कर में ना रखें, आप इसको इन्वेस्टमेंट कॉल के हिसाब से पता करवाइएगा अपने वित्तीय सलाहकारों से, और इसको लेके रखना चाहिए। ये 5280 तो आ ही चुका है, यानी कि 80 रुपये जोड़ चुका है 5200 के ऊपर। आज ICICI बैंक, NTPC, पावर ग्रिड, यानी कि जो पावर से जुड़े हुए 2 शेयर हैं जो कल भी अच्छे बंद हुए, पावर ग्रिड और NTPC, उनके पास आधे % की बढ़त है। इसके अलावा आज बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये जियो फिन लिमिटेड के अलग होने पर भी आज कुछ खास इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं आ रहा, ये भी आधे % ऊपर आके शेयर कामकाज कर रहे हैं। अब जरा कमजोरी वाले शेयर चेक करते हैं, उसमें इन्फोसिस है, SCL टेक है। ये ना IT आपको 2 हिस्सों में चेक करना चाहिए, जैसे इन्फोसिस और SCL टेक तो कमज़ोर है, लेकिन अगर आप वैसे को दूसरी IT कंपनी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाएगा, जैसे LTI, माइंडट्री, ये करीब हरे निशान में आपको दिखेगा। तो सारा IT वीक नहीं है, सारा IT मजबूत भी नहीं है, कुछ ऐसे आपको दिख रहा है। अब 16 पॉइंट की कमजोरी है। आप देख रहे होंगे कि एडवांस डिक्लाइन ठीक है, आप ये भी देख रहे होंगे कि सेंसेक्स के अंदर जरा गिरावट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी से थोड़ा इतर होकर कामकाज आज आपको करता हुआ दिख रहा है, जो सुबह हमने आपको नोटिस भी करवाया था। जल्दी से नेक्स्ट 50 चेक कर लेते हैं, फिर अभिषेक आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बता देंगे। ग्लैंड फार्मा में आज 2.5% तक की तेजी है, DLF भी 1% ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिए DLF ना 500 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट आपको रेजिस्टेंस बताएंगे, तो एक बार चेक कर लेना बस, और कुछ नहीं है। अदानी ट्रांसमिशन भी आज ऊपर है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एल्केम लैब जैसे शेयर्स में आज आधे % तक की बढ़त है। जो शेयर कमज़ोर उसमें डाबर, अपोलो हॉस्पिटल, बॉश, हेवल्स 2 दिन चलने के बाद आज थोड़ा सुस्ती में है, 0.5% करीब ये नीचे है।
ये आज का शुरुआती आंकड़े हैं। वेल्सपन कॉर्प में 10 लाख शेयरों के सौदे लगे हैं। ये थोड़ा एक्शन में रहेगा। अभी आपको टेक्निकल एनालिस्ट बता देंगे क्या करेंगे। ये हीट मैप आप देख पा रहे हैं। आज स्क्रीन आपको, क्योंकि रिलायंस का इम्पैक्ट भी है, थोड़ा निफ्टी में अपना जादू नहीं दिखा रहा, तो जिन शेयरों को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है ना, वहाँ पे हो भी रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आधी आधी स्क्रीन बटी हुई है लाल निशान और हरे निशान में। अभी करीब 8% नीचे रिलायंस में फिर से टिक आना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको कहा था कि 9:15 के बाद रिलायंस पे टिक आना शुरू हो जाएंगे। और अभिषेक के पास चलते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स का एक तो ब्यौरा बताएंगे और साथ ही मेहमानों से कनेक्ट करके अभी के सौदे बताएंगे। अभिषेक जी डिम्पी, आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप में हमेशा की तरफ जो इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा एक्शन ज़्यादा है। हटसन एग्रो से शुरुआत करेंगे। नतीजे इसके बहुत ही सॉलिड आए थे। मुनाफे में करीब 50% के आसपास की ग्रोथ थी। मार्जिन भी इन्होंने 2% अपना एक्सपेंड किया था। शेयर है ये 9% ऊपर। पीएनसी इंफ्राटेक एनएचआई के साथ इन्होंने 3 हैम प्रोजेक्ट के लिए करार किया है और यहाँ पर हम 4% के आसपास की तेज़ी देख रहे हैं। बढ़िया तेज़ी है। पीएनसी इंफ्राटेक, ये म्यूचुअल फंड्स को भी ये शेयर पसंद है, लगातार इसमें तेज़ी देख भी रहे हैं। इसके अलावा नीलकमल आज ऊपर है, 4% की तेज़ी यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि स्टार सीमेंट 3% की तेज़ी यहाँ पर है। एजीआई ग्रीन पैक एक शेयर है, 4% की तेज़ी वहाँ पर हम देख रहे हैं। हिरम्बा इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल वाली ये कंपनी है, यहाँ पर 3% की तेज़ी पर शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रो स्टील यहाँ पर भी 3% के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर, फिनोलेक्स केबल्स वाले शेयरों में हम कल भी तेज़ी देख रहे थे और आज भी ये तेज़ी जो है कंटिन्यू हो रही है। फिनोलेक्स में 2.5% के आसपास की मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हेस्टर बायो, सह्याद्री इंडस्ट्रीज, कुछ और शेयर हैं जहां पर 2 से 2.5% के आसपास की हम देख रहे हैं कि मजबूती आज बनी हुई है। लेकिन अगर हम वायदा बाजार की, अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात कर लें तो नतीजे आए थे एल&टी फाइनेंस के भी, वहां पर हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी है। टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे आए थे, 1.5% की तेजी है, वो भी शेयर दिखा रहा है। और फेडरल बैंक जिसका कि यूआईपीओ लॉन्च हो गया है, 1.5% की तेजी यहां पर भी है। इसके अलावा मदरसन, सुमी, इंडस टावर, कॉनकॉर जिसका कि वायदा कॉन्ट्रैक्ट फिर से शुरू करने को लेकर एनएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है। सितंबर से इसके वायदा खत्म हो रहे थे लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये अपडेट इस स्पेस से। स्टार सीमेंट हम बता रहे थे कि 2% ये नीचे है। इसके अलावा एल&टी टेक्नोलॉजीज जिसके कि नतीजे आए थे, कल हमने उसमें थोड़े मूव्स देखे थे। आज ये 1.5% शेयर कमजोरी के साथ खुला है। इसके अलावा इन्फोसिस कमजोर है आज 1.5%। तो एक लगातार तेजी के बाद चूंकि आज नतीजे हैं, थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच होगा। अजय, तो इन्फोसिस फाइनली आज ब्रेक लगी हुई दिख रही है। कर रहे थे 1230 लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट कर लो, आज 1470 का हाई। तो अब देख लीजिए, आपको लेना है, आपको लगता है बहुत ही तोड़फोड़ नंबर आएंगे जो बीट कर सकते हैं एलिवेटेड एस्टिमेट्स और उम्मीदों को, तो लीजिए आप। जो ये सोच रहे थे कि शायद मौका छूट गया, तो कम से कम थोड़ा सस्ता तो मिल रहा है। मिलेगा ये मौका, क्योंकि कल आपने गार्टनर की रिपोर्ट देखी जो अपने उन्होंने बात की, तोड़ फोड़ बात की उन्होंने सेकेंड हाफ में, लेकिन भाव ऑलरेडी चल गए हैं। तो पॉइंट ये, यहाँ से कम 40-50 रुपए घटे तो आपको ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल आपको उम्मीद ये कोई एक वजह, कोई रिजल्ट बहुत ही तोड़ फोड़ आएगा। एनीवेज आगे चलते हैं, ट्रेड कॉल्स ले लेते हैं अपने चारों पैनलिस्ट के साथ। ओपनिंग ट्रेड्स का समय, कपिल आपके साथ, आपका ओपनिंग ट्रेड। बाजार थोड़ा सा नरम खुला है। ट्रेड्स में मेरा एक कजारिया सिरामिक्स जो काफी टाइम से पॉजिटिव मोमेंटम है और ऑफ लेटली हमें एक रियलिटी एंड बिल्डिंग मटेरियल में स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल भी रहा है। स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है 4% का, लेकिन ये इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम इसको देख सकते हैं कि इसके अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहे। 1475 के यहाँ पे चल रहा है, जो इसका आज का जो मिडिल पॉइंट है कैंडल का 1450 के यहाँ पे, तो इसका एक 1450 के स्टॉप लॉस से इसको एक खरीदारी की राय रहती है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो उसका मैं सिंपली 1:2 के रेशियो के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि मैं 25 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, तो 50 रुपए का मैं अपसाइड पोटेंशियल उसमें देखूंगा। तो कजारिया सिरामिक्स कल आई है, और अगर आप देखिए तो ये 900 वाला 6 महीने का ग्राफ आई है, हर महीने 50 से 70 रुपए चला है, हर महीने पिछले 3-4 महीनों में। और लोग बात करते रह गए कि स्लो डाउन है, ये है वो है, लेकिन स्टॉक रिकवर कर गया। हमेशा गुड न्यूज आने से पहले स्टॉक में मूवमेंट आता है, मार्केट हमेशा आगे रहता है। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, डीएलएफ में कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट वापस हमें देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ में एक पॉजिटिव साइन मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 502 रुपए का,
ऊपर में टारगेट हम 517 रुपए तक देख सकते हैं। आज भी गर्म है, 500 रुपए के ऊपर जा रहा है, 510 से करीब। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? दो स्टॉक रहेगी हमारी तरफ से, एक है ट्रेंड और दूसरा है आइशर मोटर। थोड़ा मिक्स व्यू है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो जिस तरह से स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन या तो एक फॉलिंग चैनल का जो करेक्शन था उसको कंप्लीट करके कल स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। आज स्टॉक कहीं ना कहीं कल के डेज हाई के ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर ये 1710 1715 का लेवल सस्टेन हो जाता है 10 बजे तक, तो देयर आर चांसेस के सेकंड हाफ में हम इसमें एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं, जहां पे 1750 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो ट्रेंड आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। 1690 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1750 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेंड के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो आइशर है। आइशर मोटर में हमने देखा है कि ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है, एक फ्लैग पैटर्न बना है कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो बेरिश पैटर्न है, और जिस तरह से लास्ट 3 दिन का जो सपोर्ट था 3320 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 3320 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो चांसेस है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग मूव कंटिन्यू रह सकता है और 3250 तक का एक प्राइस करेक्शन आ सकता है। सो कंडीशनल सेल है, 3220 के नीचे आप आइशर मोटर में शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर में आप 3340 या 3350 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे में 3220 तक के टारगेट आपको आइशर मोटर में दिख सकते हैं। तो आइशर शॉर्ट एंड ट्रेंड लॉन्ग। शेयर शॉर्ट है और ट्रेंड लॉन्ग है। कपिल, जरा आप ना कृष्णा डायग्नोस्टिक के शेयर को देखिए। आज शुरुआत बहुत ही कमजोरी है क्योंकि राजस्थान की सरकार ने, उनके नेशनल हेल्थ मिशन ने एक बड़ा करार था उसको कैंसिल किया है कृष्णा डायग्नोस्टिक के साथ, और ये 11% की भारी गिरावट ये शेयर दिखा रहा है। हालांकि हमने मार्च के बाद से शेयर में बहुत ही शानदार मूव देखे। हमने 600 रुपये के ऊपर जाते देखा, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर शेयर ही गया था। वहाँ से अब थोड़ा सा आज के सत्र में ये कमजोरी आई है। सलाह क्या होगी आपकी जिनके पास है कृष्णा डायग्नोस्टिक, या फिर जो लोग देख रहे हो कि आज भारी गिरावट का मौका बन सकती है, उनके लिए क्या व्यू देंगे आप? डायग्नोसिस सेक्टर जस्ट कृष्णा डायग्नोसिस नहीं, लेकिन बाकी के सारे भी डायग्नोसिस स्टॉक्स के हम देखते हैं तो एक लंबा करेक्शन आया हुआ और अभी के थोड़े से टाइम से संभल रहा है, लेकिन मार्केट भी इस टाइम पे काफी एलिवेटेड लेवल पे आ गई है और स्टॉक में एक इनिशियली फ्रेश अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है। और काफी बार इनिशियल जो फ्रेश अपसाइड मोमेंटम आता है वो एक छलावा भी वहां पे काफी टाइम ज्यादा भी हमें देखने मिलता है। तो स्टॉक ने जो 600 रुपए का हाई बनाया था वो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से लेकर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में काफी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल था, और ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल को ही रिएक्ट करके नीचे आ रहा हुआ है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 498 का 500 का, तो उसको उस लेवल के नीचे भी वो सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेन उसमें और भी ज्यादा रहेगा। 477 के इसके लेवल्स हैं, और जो इसके पहले के बेस होते हैं, काफी बार स्टॉक पहली बार अपसाइड मूव होके अपने जो प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट करते हैं। तो स्टॉक को 477 पे चल रहा है, उसका जो प्रीवियस बेस आता है वो कहां ना कहां पे 450 से लेके 420 तक की लेवल आती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद में ही हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो नेगेटिविटी उसमें कंटिन्यू रहे उसकी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। किरण, पटेल इंजीनियरिंग हम देख रहे हैं कि दूसरे सत्र में ये शेयर गिर रहा है, और पिछले दिनों ये शेयर चला था क्योंकि विजय केडिया ने अपनी स्टेक बढ़ाई थी। उसके पीछे कुछ खबरें आई थी कि इनको अच्छे अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं। क्या ये करेक्शन एंट्री का मौका है या फिर थोड़ा सा और आप गहराते हुए देख रहे हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए। रिसेंटली अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट स्टॉक चल रहा था। लास्ट 2 दिन पहले हमने एक बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, कहीं ना कहीं वो टॉप के ऊपर बनी है, और जिस तरह से उसके बाद फॉलो अप एक्शन आ रहा है तो ओवरऑल मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। स्टॉक का जो मोमेंटम इंडिकेटर था वो भी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन के अंदर से अब न्यूट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो गैप, मल्टीपल गैप है 40 रुपीज के आसपास, तो एटलीस्ट 40 से 38 तक का जो लेवल है वहां तक रुकना चाहिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। और जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है उनके लिए मेरे हिसाब से 34-35 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो चांसेस है कि अपना जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू रख सकता है। तो फ्रेश एंट्री के लिए 40 to 38 का लेवल, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सबको वो 34 का रहेगा। ओके, ठीक है। सुबह हमने आपके सामने ना एक बात रखी थी, जब अभिषेक ने हमसे पूछा था कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड करो। हमने कहा था कि अगर आपको इंडाइसिस में ट्रेड करना है ना, तो आज बैंक निफ्टी आपके लिए हो सकता है। एक बार आप जरा बैंक निफ्टी लेके आइए, वो आपको हरे निशान में दिखेगा, निफ्टी बकायदा लाल निशान में दिख रहा है। वजह इसके बीच का डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो है रिलायंस, और वही डिफरेंस इस समय क्रिएट कर रहा है। इसलिए जहाँ पर भी आपको सेफ्टी मिले ना वहाँ लो। बाज़ार को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो है मैस नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जहाँ जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी वहाँ
उतने अच्छे से काम होगा। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी प्राइस डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, ये स्विंग कर रहा है बार बार। अभी तो एक रेट आपको दिख रहा है 675 का, शायद यहीं पे आके रेट क्लोज हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने कहा मार्केट के अंदर जो खबर है, ये मैं ग्रे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सुना रहा हूँ आपके सामने पॉइंट, वो करीब 200 रुपये के आसपास की खबर थी। अब इस सुबह जो है अजय ने आपको एक खबर बताई कि खुद कंपनी ने कोट करके बताया, और उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है 4.5% की कल के भाव से, वो 133 बनता है। अभी तक हम 133 के प्राइस पे फ्रीज भी नहीं हुए हैं, आए भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद जो मार्केट का बज़ चल रहा है शायद वही फिट ना हो जाए, तो ये प्राइस 200 तक भी आ सकता है। अभी फ्रीज नहीं हुआ, मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब जरा कुछ एक और स्टॉक्स चेक कर लेते हैं। 3 शेयर हैं, मिर्जा इंटरनेशनल, सेंचुरी टेक्सटाइल, पीएनसी इंफ्रा, इन तीनों पे खबर थी। मिर्जा रेड टेप का आईपीओ लेके आ सकता है, सेंचुरी ने कमेंट्री अच्छी दी है, पीएनसी इंफ्रा को ऑर्डर मिले 3000 करोड़ के। सभी शेयर अच्छे चल रहे हैं, आपको दिखेगा ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी नमस्ते। शुरुआत में आप ही जरा बताइए आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या है खुलने के बाद, इस समय बाजार में क्या करना चाहिए? जी डिम्पी जी गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है डिम्पी जी। एक होगा ऑटो सेक्टर, अगर हम पिछले 2 हफ्तों से देखें थोड़ा सा अंडर परफॉर्म टू कंसोलिडेट कर रहा है। अंडर परफॉर्म में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से भागा है, उस वक्त ऑटो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब एक थोड़ा स्पाइक या रैली आ सकती है। तो टाटा मोटर्स मुझे एक अच्छे लेवल पे लग रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 604 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मैं पोजिशनल टारगेट देख रहा हूँ 645 का, 645। और नेक्स्ट मुझे डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग में काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सेक्टर, छोटे मझोले बैंक्स हो या फ्रंट लाइनर्स हो, यहाँ पे कैनरा बैंक एक 340 का एम लेवल है, वहां पे ऑलमोस्ट है। मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड 329 330 के जस्ट नीचे स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के मेरा टारगेट होगा 360 का। और 360 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो शायद 380 85 भी जा सकता है, बट फिलहाल हम 380 का टारगेट और 329 का स्टॉप लॉस लेके चले। आज आप चौथे या पांचवें एनालिस्ट हैं जिन्होंने कैनरा बैंक के बारे में जिक्र किया। 360 आपका टारगेट है, 329 का है। कई बार मार्केट के अंदर थ्योरी बहुत चलती है कि सभी लोग एक ही तरफ के शेयर को बता रहे चलता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सभी लोग एक ही शेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो शेयर चलता ही नहीं है। इसलिए आप स्टॉप लॉस पर भी ध्यान रखिएगा। कई लोग टारगेट ही देख के भूल जाते हैं स्टॉप लॉस क्या था, मैं पूछ भी लूंगा तो पता भी नहीं होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस याद रखने की चीज़ है, टारगेट तो कंफर्ट का है, जहां मर्जी बुक कीजिए। एक शेयर मेरे को आपसे प्रशांत और पता करना है। अभी आपने ना टाटा मोटर्स कहा है, मेरा ना ऑटो पे पूरा कन्विक्शन नहीं है, तो मैं एक काम करूं टाटा मोटर प्लस और मारुति शॉर्ट, ऐसा कर सकता हूं क्या? मेरे को मारुति पे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा, तो मारुति में बेच दूं क्या उसके अगेंस्ट में? जी फिलहाल मैं डिम्पी जी ये नहीं करूंगा। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि जो कल प्राइस एक्शन हुआ है और जो कल का लो बना है, अगर हम इस स्विंग को जस्ट विजुअली देखें तो ये करीबन 50 से लेके 62% गोल्डन रेशियो के आसपास जो डिप आई थी, और वहां थोड़ा सा टेल बना हुआ है कैंडल पे, यानी बाइंग आई है। 20 दिनों के एवरेज को जस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि इसकी हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है। तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना पसंद करूंगा, और कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकता है, बट शॉर्ट में सेक्टर के खिलाफ जाके बिल्कुल नहीं करूंगा। यूनियन बैंक पे एक बार बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक, इनफैक्ट छोटे पीएसयू बैंक के रिजल्ट, महाराष्ट्र बैंक के, फिर यूनियन बैंक, अभी एसबीआई और बीओबी वैरायटी बाकी है। ये देखिए डेज हाई की तरफ यूनियन बैंक पहुंच गया है। आपको वैल्यूएशन में सबसे ज्यादा कंफर्ट कहां पे आ रहा है मयूरेश? मिड साइज बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में? I think mid cap या large cap within the space, Bank of Baroda is something that we are still liking. 2-3 key reasons. एक valuation comfort तो है ही compared to its own averages और sector averages in general. दूसरा, अगर आप निम्स में देखें तो थोड़ी compression जरूर आ सकती है, but overall अगर आप इसका book देखें, जो SME2 book है, it's almost 0.64%, which is at the lowest. आप सारे बैंक्स के रिजल्ट देखिए, महाराष्ट्र बैंक एज एग्जांपल, आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स थे। जो अपडेट्स आए हैं काफी बैंक्स के, इंक्लूडिंग कैनरा बैंक, जो काफी एनालिस्ट ने रेकमेंड किया है, वो भी ठीक ठाक आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का आई थिंक रिस्ट्रक्चर्ड बुक मद्देनजर रखते हुए, लुकिंग एट एडवांसेस, डिपॉजिट ग्रोथ और उनके टियर 1 रेशियोज एंड वैल्यूएशंस आल्सो, आई थिंक थोड़े हायर एंड पे कंपेयर्ड टू इट्स ओन एवरेजेस, बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स पेडिग्री के हिसाब से आई थिंक ये टॉप स्टॉक रह सकता है शायद पीएसयू स्पेस। ठीक है,
मयूरेश, जरा न्यूजेन सॉफ्टवेयर पर आप राय दीजिए, क्योंकि नतीजे हमने कल बहुत ही स्ट्रांग आते हुए देखे। मुनाफे में करीब 57% के आसपास की ग्रोथ थी, आय 34% बढ़ी थी। ये शेयर कल भी चल रहा था, नतीजे बहुत सॉलिड आए थे, आज भी बहुत अच्छी रफ्तार है। क्या अभी भी इसमें आपको गुंजाइश दिख रही है यहाँ से तेजी की? क्योंकि ये शेयर 300 रुपए के आसपास हुआ करता था, अब 750 रुपए से ऊपर का शेयर हो गया है। प्रॉफिट चेकिंग कर लें या फिर बने रहें? आपको अभी अवसर अच्छे दिख रहे हैं इसमें? जैसे प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के लिए, आई थिंक काफी इंडस्ट्रीज को ये केटर कर सकती हैं एज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, और इसकी वजह से आई थिंक दे आर सेक्टर एग्नोस्टिक, और इसकी वजह से ऑर्डर फ्लोज आते ही रहेंगे इनको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शायद थोड़े म्यूटेड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सॉफ्टनेस दैट वी प्रोबेबली सी, बट ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आई थिंक स्ट्रक्चरली एक काफी अच्छी प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ मोर ऑर्डर्स कमिंग थ्रू। और इसलिए आई थिंक जो भी पैरामीटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, क्योंकि पूरी इनकी बिजनेस मॉडल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे रहती है, बहुत ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट रहता नहीं आफ्टर दे प्रॉब्ली इनकर्ड सैलरीज, और वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली आई थिंक डिपेंडेंट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लोज और ओवरऑल बुक कैसे प्लेस्ड है। तो आई थिंक पहले दो पैरामीटर्स पे ऑर्डर फ्लोज ठीक ठाक रहेंगे, बुक शुड प्रॉब्ली कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन लेवल अक्रॉस इट्स एम्प्लॉइज, और ये सारे फैक्टर्स आई थिंक फ्री कैश फ्लोज को और भी अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। तो आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। क्या now do we compare that with valuation matrix और कैसे stock based? Obviously, I think expensive है. There is no two ways about it. But क्या momentum बरकरार रह सकता है with all the tailwinds that it probably has? बिल्कुल रह सकता है। Risk management के हिसाब से if you have taken entries at a lower level, we always believe at Unil, I think थोड़ी profit booking करनी चाहिए if the stock is making higher stage basis which can succumb to profit booking, या अगर fundamentals ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जो ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं और महंगे हो जाएंगे। तो बिल्कुल आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई आई थिंक ये नहीं है। यू शुड प्रॉब्ली बुक अ लिटिल बिट ऑफ योर प्रॉफिट्स कीपिंग रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ठीक है किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मयूरेश, आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज अलग अलग स्टॉक्स में इस समय क्या किया जाए, और रिलायंस पे भी सबने अपना व्यू जो दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। खैर, मैं इस बीच एक बार बता दूं कि ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस के टर्मिनल्स पर इस समय जो रिलायंस का भाव दिख रहा है ना 945 दिख रहा है। ये अभी मेरे को डीलर चेक से मैंने पता किया, तो इसलिए आप घबराएं नहीं जब तक 945 तक रेट नहीं आते, केवल डिस्कवर नहीं होगा। हमारे पास जो रेट आ रहा है अभी वो 297 का आ रहा है, 10%। थोड़ी देर पहले ये फ्रीज हुआ था। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे ना तो वॉल्यूम में ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। ये 37,000 शेयर आपको जो दिख रहे हैं ऊपर वॉल्यूम रेड कलर में लिखा हुआ है, ये अभी भी उतना ही है, तो वॉल्यूम में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको एकदम से लाइव प्राइस नहीं आ रहा होता, बट ये 945 तक ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आएगा। और कईयों के टर्मिनल्स पे, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको सिर्फ जीरोधा का बताऊं, तो वहाँ पे इस समय अगर आप रिलायंस लिखेंगे और रेट डालेंगे तो लिखेगा 945, और जो परसेंटेज कट है वो 66% का है। इसलिए ज़रा डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, अभी प्राइस डिस्कवरी हो रही है। ये हमने आपके सामने जो रिलायंस के भाव दिखाए हैं वो आपको दिख रहे होंगे, NSE और BSE दोनों के अलग अलग के हिसाब से हैं। ये एक में तो वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा रिलायंस पे ही एक चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर चौकसी हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे जरा समझते हैं कि इस समय इसको कैसे देखा जाए। मिस्टर चौकसी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये जो रिलायंस जियो फिन का डीमर्ज अभी हो रहा है, ये आप मेरे को जरा पहले इसके जरा टेक्निकल्स बातें बता दीजिए। इसके अंदर फिन का जब बिजनेस अलग हो जाएगा तो रिलायंस को कैसे देखें, और फिन के बिजनेस में मोटा मोटी आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू लगाएंगे सर आप? पहले तो शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। मेरी सोच ऐसे है कि रिलायंस के इट्स इंडिया कंज्यूमर प्ले, बोले तो टेलीकॉम होवे, रिटेल होवे, ऑयल टू केमिकल होवे या फाइनेंशियल सर्विस होवे, तो आज के दिन सम ऑफ पार्ट्स को जो डिवाइड करते हैं चारों कंपनी में, तो इनकी वैल्यू कोई 2800 रुपया रखता है, कोई 3200-3300 भी रखता है। तो आज रिटेल की वैल्यू 1100 से 1200 रुपया समझिए, जियो का वैल्यू 900 से 1000 रुपया समझिए, ऑयल टू केमिकल का 900 से 1000 रुपया समझिए, और जियो फाइनेंशियल की 175 से 200 के बीच में भी वैल्यूएशन समझी जाएगी। ये होल्डिंग कंपनी जो रिलायंस के शेयर ट्रांसफर हुए फाइनेंशियल सर्विस में, उसकी होल्डिंग कंपनी के हिसाब से डिस्काउंट देके नेटवर्थ के ऊपर 2 या 3 टाइम कितनी बुक वैल्यू अपन ट्रेड कर सकते हैं, और वो बिजनेस कितना एक्सपैंड करेगा उस पर डिपेंड करता है।
लेकिन एक चीज क्लियर है कि रिलायंस की रिटेल और फाइनेंशियल आर्म की सिनर्जी और रिलायंस जियो और फाइनेंशियल आर्म की सिनर्जी की वजह से इनको कस्टमर पेनिट्रेशन सप्लाई चेन होवे या कस्टमर एक्विजिशन जो रिलायंस के परचेज में है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके बाकी में जिधर टेस्टिंग चालू है उसकी इंटीग्रेशन की सहूलियत बहुत अच्छी रहेगी, तो कस्टमर बेस अक्वायर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन ये बिजनेस 2 साल 3 साल 1 साल का सबको व्यू लेना पड़ेगा कि एक दिन में बुक नहीं बन सकती। सो ये 1 साल से 3 साल का व्यू लेके जब जियो फाइनेंशियल स्टेबल होवे कि अभी के नंबर से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता कि ये क्या कर सकते हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ जो आज के दिन डीमर्जर पे मिल रही है कल के भाव से और उनको नेटवर्थ जो ट्रांसफर हुई है उसके हिसाब से इनको 2-3 लाख करोड़ का लेंडिंग करने के लिए बोरो करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और ट्रिपल ए है तो इनको रेट भी कॉम्पिटिटिव रहेगा। ये कितने डिसरप्टिव रहते हैं फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में वो अपने को देखना है, बाकी तो सब स्टेबल रहेगा ऐसे लगता है। रिलायंस के बिजनेस के लिए कोई भी व्यू लेना है एज अ कंसोलिडेटेड एंटिटी तो डीमर्जर पे 2500-2600 आज का भाव के बीच में आप 2 साल 3 साल का व्यू ले तो वो बेहतर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपने बोली, इसकी बुक वैल्यू की जो आपने मेंशन की, मैं उस पर आपसे पूछना चाहूँगा सुशील। ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है 1 टाइम से लेके 7 to 8 टाइम बुक वैल्यू पे एनबीएफसीज यूजुअली लेंडिंग के कारोबार वाली कंपनियां ट्रेड करती हैं। इसका जन्म हो रहा है 1 टाइम बुक अगर आप पकड़ें तो 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ के आसपास। क्या जियो फाइनेंशियल का पोटेंशियल, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जब भी ये लिस्ट होगा अगस्त वगैरह में तो मैं लेके बैठूँ, तो क्या ये 3-4 टाइम बुक वैल्यू जा सकता है 3 to 5 ईयर्स में? क्या ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी है जियो फाइनेंशियल्स उतने? अजय इसमें 2 व्यू लेने चाहिए कि आप इसको कंपेयर करें डिजिटल लेंडिंग के साथ, नई हाउसिंग फाइनेंस या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली कंपनी से। डिजिटल टू डिजिटल लेंडिंग के लिए जो बिजनेस पोटेंशियल है वो कहीं ज्यादा है। एक बार स्टेबल बुक 1 साल 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस, लोन वैल्यू, टिकट वैल्यू, कस्टमर एक्विजिशन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना कस्टमर एक्विजिशन बढ़ता है, एवरेज टिकट क्या रहेगा, कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी रहेगी, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, आगे आगे म्यूचुअल फंड क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, सब वो सब देखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द रोड मैप। आज इनके जो कॉम्पिटिटर की कंपनी इसकी बात कर रहे हैं जैसे बजाज फाइनेंस, उसको 15 साल लगाया आज इस मौके पे बेचने, क्या रिलायंस इसी बात को 3 साल या 5 साल में अचीव कर सकता है, वो अपने को देखना पड़ेगा। मार्केट की अपेक्षा ये है कि ये ओवरनाइट कर देंगे, ओवरनाइट कोई बिजनेस नहीं करता और रिलायंस भी नहीं करेगा कि उनको भी जो लेंड करना है वो अच्छी क्रेडिट मॉनिटरिंग और अच्छे क्रेडिट कस्टमर्स को देना है। सो ये सब ध्यान में रखते हुए आई थिंक मैनेजमेंट टीम जो रिलायंस जियो में आएगी वो भी ऐसे ही देख के करेगी कि ओवरनाइट आप 350 का या 200 या 300 का भाव दे देंगे, बाद में आपको वेटिंग पीरियड 2 साल 3 साल का रहेगा तो कोई फायदा नहीं। सो इट इज बेटर दैट वन टेक्स अ व्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर और जैसे परफॉर्मेंस बिल्ड होता है तब आप आज के डिस्कवरी प्राइस के बाद उसके बेसिस पे बिल्ड करें पोजीशन। सुशील जी, एक आखिरी सवाल रिलायंस की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंशियल अलग होगा, एक वैल्यू अनलॉक हो रही है, लेकिन रिलायंस का शेयर 1 साल पहले जिस भाव पर था उस भाव पर अभी लौट के जरूर आया है, लेकिन इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या इसको हम वैल्यू अनलॉकिंग वाले कैंडिडेट के तौर पर ही खरीदें या फिर इसमें निवेशित रहें, क्योंकि आगे चलकर रिटेल अलग होगा, इसके अलावा टेलीकॉम अलग होगा, एफएमसीजी वाला बिजनेस भी शायद डिमर्ज होगा ही आगे जाकर, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि अपने आप में ये शेयर बहुत रिवॉर्ड कर नहीं पाया है, क्या रणनीति अपनाएं? रिलायंस एक हाथी है मार्केट का, इसको जब चलता है तो चींटियां मरती है, तो आपको ऐसे सोचना है कि रिलायंस रिटेल जियो का डीमर्जर अभी अगले एजीएम में तो नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में होता है, 1 साल में 2 साल में क्या स्ट्रैटेजी होती है, तो करंट शेयर होल्डर्स को इनके रिवॉर्ड जैसे जियो के मिले वैसे उधर होने चाहिए, नहीं तो वो लोग आईपीओ लावे तो बात अलग है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए जो आज की डिस्कवरी के बाद और रिजल्ट कल है वो दोनों ध्यान में रखते हुए कब डीएक्स जियो फाइनेंशियल 2500-2600 के नीचे आसपास जब भी प्राइस मिले और आपके पास 2 साल 3 साल का निवेश करने का पैसा हो तो फिक्स डिपॉजिट की तरह डाल के रखना बेटर है। क्यों? इनके ऑयल टू केमिकल, जियो और ये तीनों मिलके प्राइस डिस्कवरी और इसकी जो बिजनेस पोटेंशियल है वो उसके हिसाब से वो ठीक चलेगा। ये फिक्स डिपॉजिट टाइप का स्टॉक है बट इट विल आउट परफॉर्म along with the large caps the market conditions.
सुशील जी, बहुत अच्छी बातें की आपने, काफ़ी ज्ञानवर्धन भी किया और चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी जियो फाइनेंशियल को लेकर भी और रिलायंस को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। लेकिन बाजार में कुछ ऐसे शेयर हैं जो चुपके इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं, मतलब क्या कहें। हालांकि बीच में धूम धड़ाका भी हुआ है। बात करें मझगांव डॉक की, शिपिंग शेयरों में जो एक्शन हुआ है, मझगांव डॉक का शेयर आज नई ऊंचाई पर यह शेयर पहुंच गया। 4.5% की तेजी आज है। 1800 रुपये, मतलब 1500, 1600, 1700, 1800 भी पार हो गया है। 52 हफ्ते की अगर आप बात कीजिए 52 वीक की, तो 6-7 गुना ये शेयर हो गया। प्रशांत, कहां तक आप चाल देख रहे हैं मझगांव डॉक में, और क्या रणनीति यही होनी चाहिए कि चूंकि ये शेयर थकने का नाम नहीं ले रहा है, तो जैसे जैसे चले आप उनके साथ साथ स्टॉप लॉस ऊपर कर दें, यही रणनीति अपनाएं? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बट जिनके पास पोजीशन हो और जो होल्ड कर रहे हैं निचले लेवल से, उन्हें पोजिशनली अभी अगर हम देखें तो 1800 का लेवल चल रहा है, तो आप अगर चाहे तो 20-25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट जो बैलेंस पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस आपका 1640, यानी यहाँ से थोड़ा डीप होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक इस तरह से मुंह दे रहा है तो आप थोड़ा दूर रख के ट्रेल कीजिए, और जब आप 20-25% प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो एक आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी रहता है, और जो इमोशनल टर्बुलेंस होता है वो निकल जाता है। तो मुझे लग रहा है आप प्रोसीजरल रहे और इसको 1640 का स्टॉप लॉस रखे, क्लोजिंग बेसिस, बैलेंस पोजीशन और 25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर में वापस से रिलायंस के भाव भी चेक करेंगे कि 9:45 होने को हैं, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस का चैंपियन वो सेगमेंट है हमारा खास, वो आपको आपके सामने रखते हैं। नीलेश मास्टर जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे आपको ऑप्शंस का ऐसे ट्रेड जो आज आपके लिए अच्छा सौदा बन सकते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। देखिए, बिल्कुल खरीदारी पे फोकस है, और जो स्टॉक हमारे डार पे आया है वो है ग्रासिम। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे एक मेजर जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट 1790 के ऊपर आना है, और इंडिकेशन तो यही मिल रहा है कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हमें वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्रेम करके चल रहे हैं कि इसी सीरीज में हमें ये काउंटर 1820 से लेके 1840 तक की हो जाता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए इसे प्ले करना होगा। 1800 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 20-21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चले, और ऊपरी स्तर पर टारगेट होगा 35 और सेकंड टारगेट होगा 48। तो यहाँ से एक ऑप्शन डबल हो सकता है, और निचले स्तर पर अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस रखना होगा 12 रुपए का। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसे प्ले करने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तर पर अगर हम रुपीज टर्म में बात करें तो 11,400 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, एंड मैक्सिमम लॉस इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से होगा, वो होगा 5709 का, 5,709 के आसपास का। तो यहाँ पे ग्रासिम हमें थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। ऊपरी स्तरों पर 1800 से 1820 का अंडरलाइन में टारगेट ध्यान में रखे चले। ओके, ठीक है, डन। तो एक ग्रासिम का एक ट्रेड आपके सामने है। ग्रासिम वैसे भी आप सीमेंट कंपनीज देखेंगे ना, अंबुजा ग्रासिम थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। 27 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी है, उस हिसाब से आप ऑप्शंस का सौदा ले सकते हैं। इसमें मुनाफा और लॉस दोनों हमने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि कितना मुनाफा होगा, कितना लॉस होगा, और ये रेशियो टिपिकली 1:2 की ही रहती है, यानी कि जितने पैसे जाएंगे उससे डबल तो आएंगे ही आएंगे। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी आप पावर स्टॉक्स कई दिनों से देख रहे होंगे, काफ़ी बज़ है उसमें। तो हमने क्या किया कि पावर मिनिस्टर से ही बातचीत की। हमारे संवाददाता हैं समीर दीक्षित, उन्होंने पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के साथ बातचीत की है। उन्होंने कंज्यूमर्स, कंपनीज के लिए क्या बात रखी, आइए सुनाते हैं खास चर्चा को। पहला सवाल यही कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, सरकार इसको यूं देख रही है कि इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन अभी भी ये संसद तक पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल स्टेटस क्या है और इसको किस तरीके से आप आगे ले जाना चाह रहे हैं? ये बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो इस प्रकार के बिल्स होते हैं जनरली स्टैंडिंग कमेटी में रेफर होते हैं, तो हम लोगों ने उसको स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि हाँ साहब उसको ले जाइए। तो स्टैंडिंग कमेटी में अधिकतर हियरिंग्स हो गई हैं, कुछ और हियरिंग्स होने बाकी हैं, वो सबको सुनते हैं, सब स्टेक होल्डर्स, वो होगा फिर हम लोग ले आएंगे। लेकिन इसके कारण हमारे रिफॉर्म्स रुके नहीं, क्योंकि जितने भी मेजर रिफॉर्म्स थे वो हम लोगों ने अपना कर लिया है। ये
रूल्स के माध्यम से, रेगुलेशंस के माध्यम से, गाइडलाइंस के माध्यम से। तो अभी क्या हो गई है कि हम लोगों ने उपभोक्ताओं के अधिकार का अधिनियम निकाल दिया है। अब उपभोक्ताओं को हमने अधिकार दे दिया है कि नंबर एक, ये हमने कहा है कि जो विद्युत व्यवस्था है वो उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता को सर्व करने के लिए। कोई अगर लोड शेडिंग करेगा अनायास बिना कारण के तो पेनल्टी देना होगा, इसका प्रावधान हमने किया है। कंपनसेशन देना होगा, इसका प्रावधान हमने किया। तो हम चाहते हैं कि उपभोक्ता अगर देखते हैं कि अनायास लोड शेडिंग हो गया तो कंप्लेन करें। कंप्लेन करने के लिए हमने संस्था बना दी है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में संस्था है जो कि डिवीजन लेवल पर भी है, कमिश्नर ये क्या नाम है उनके चीफ इंजीनियर के लेवल पर भी है। तो वो कहेंगे कि हाँ जो ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म है उसमें मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो मिल जाएगा। उसको हम एडवर्टाइज भी करवा रहे हैं कि आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। तो आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते, वो अधिक उपभोक्ता का अधिकार है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा दी है। 24 घंटे बिजली अब रहना चाहिए। हमने 1,90,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी। पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली ले जाने के लिए हमने करीब 1,82,000 किलो के सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मजबूत करने के लिए पहले हमने 2,10,000 करोड़ का योजना दिया, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो सबस्टेशंस थे, नए नए सबस्टेशंस हमने बनवाए 2,900, पुराने सबस्टेशंस को अपग्रेड कराए करीब 4,000। उसके बाद 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर HT लाइन LT लाइन बदलवाया। तो अब 7.5 लाख ट्रांसफार्मर। तो अब कहीं पर कोई कारण नहीं है कि लोड शेडिंग हो, नंबर एक। नंबर दो, हमने टाइम लाइन फिक्स कर दिया कि आपका अगर ये आप अप्लाई करते हैं कनेक्शन के लिए तो इतने दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी होगा। अगर आपको कोई फॉल्ट है तो ये इतने समय में एड्रेस हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर पेनल्टी होगा। हमने उपभोक्ता का अधिकार कर दिया। ये हमारा देश पहले पावर डेफिसिट था, पावर सरप्लस हमने कर दिया। और ये कुल मिलाकर के जो पावर का दाम को भी हम लोगों ने लेवल रखा है। अब ये बिजली व्यवस्था बिल्कुल अलग है पहले के। तो कोई ऐसा क्लॉज जिसके चलते आपको लगता है कि डिस्कशन एक चीज नहीं, एक ही है जो कि हम जिसके लिए कि हम एक्ट चाहते हैं, एक मुख्य है। अब वो ये है कि साहब जो उपभोक्ता को चॉइस होना चाहिए, उपभोक्ता को निर्णय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि आपका सर्विस खराब है, हम आपसे बिजली नहीं लेंगे, इसका सर्विस बेहतर है, हम इससे बिजली लेंगे। ये आज़ादी चाहिए क्योंकि हम लोग आज़ाद देश है, उसके आज़ाद नागरिक है। तो यही उस बिल में यही प्रावधान, ये प्रावधान पहले से है 2003 के कानून में, लेकिन उसमें एक क्लॉज है जो कहता है कि नहीं साहब, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना अलग नेटवर्क बनाएगा। वो ये प्रैक्टिकल नहीं। तो हाँ, तो उसका जैसे कि अब कुछ जगह पर ऑलरेडी एक शहर में 2-3 कंपनियां हैं, जैसे मुंबई में काम कर रही, बिल्कुल, तो वैसे ही पूरे देश में होना चाहिए। बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव वॉइस पावर मिनिस्टर। पावर स्टॉक्स में भयंकर एनर्जी है, देख रहे हैं कुछ दिनों से। लेकिन बड़ी खबर इस समय यह है कि 261 पे जाके डिराइव्ड वैल्यू RIL की जियो फाइनेंशियल के कारोबार की आई है। प्रशांत, मामला सेटल 947 हो चुका है, 945 पे सेटल हो गया था। बाजार की उम्मीदों से ऑलमोस्ट डबल, 130 पे तो कंपनी ने खुद इंडिकेट किया आज सुबह, और भाव सेटल हो रहा है 260 पे। RIL कैसे देखते हैं आप? जी अजय जी, जैसे कि आप जानते हैं मैं इन चीजों में प्रीएम बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं 10 की जगह 11 बजे डिसीजन लूंगा, बट 1 घंटे प्राइस को सेटल होने दूंगा, और एक बार प्राइस सेटल हो जाए उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि इसमें क्या करना होगा। अगर आप कल के क्लोजिंग के बेसिस पे मुझे RIL के बारे में पूछे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, और जो एक टारगेट में दिख रहा था 2840, उसको बहुत कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया था स्पॉट में। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेंथ है, बट आज की जो लिस्टिंग है वो हो जाने दीजिए करीबन, और उसको 1 आवर के लिए ट्रेड होने दीजिए। मुझे लग रहा है एक बार प्राइस एक्सेप्टेंस हो जाए उसके बाद डिसीजन लेना बेहतर हो। फेयर पॉइंट, ये बात भी आपने सही कही। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की। जबरदस्त तेजी हमें L&T फाइनेंस में दिख रही है। स्टॉक में करीब 30-40%, 50% चला है पिछले 2 सीरीज में, और रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आए हैं। हमारे साथ दीनानाथ दुबाशी जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स पे बात करने के लिए। दीनानाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रिटेल बुक इस क्वार्टर बहुत मजबूती से ग्रो करती हुई नजर आई। ये मोमेंटम आपको जारी रहता हुआ नजर आता है आगे आने वाले कुछ महीनों और क्वार्टर्स में भी, क्योंकि एक तरफ तो
बॉटम ऑफ द पिरामिड बोरोमर्स को आप एक तरह से अकाउंट करते हैं, जो कि गांव में, छोटे शहरों में, लेकिन वहाँ पे उन पे इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया। आपको लगता है चीज़ें सुधरेंगी यहाँ से? अच्छा सवाल है आपका। देखिए उसमें जो फर्स्ट जो है वो 80% रिटेल का टारगेट था, जो हम 82% पे पहुंच गए ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट टारगेट इज 90%, जो कोई सरप्राइज नहीं है। 3 महीने पहले ही मैं बोल दिया था कि 2024 में हम 90% रिटेलाइजेशन अचीव करेंगे और हम उस पर काफी बरकरार हैं। अब बाकी के 3 टारगेट्स देखिए कि ग्रोथ जो हमने 25% का टारगेट था, हम लास्ट ईयर भी 35% से ग्रो हुए, अभी भी 34% से हुए। दूसरा जो क्रेडिट क्वालिटी है, जो हमारा टारगेट था ग्रॉस स्टेज 3 3% और नेट स्टेज 3 1%, वो ग्रॉस स्टेज 3 हम 3.2 तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं और नेट स्टेज 3.7 तक पहुंच गए हैं। और लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा 3% का टारगेट था, हम ऑलरेडी 3.08% पहुंच गए। तो वैसे देखे जाए तो रेशियोज से जो हम ऑलरेडी द टारगेट ऑफ लक्ष्य पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्या करना है कि इसी रेशियो से, इसी असेट क्वालिटी से, इसी प्रॉफिटेबिलिटी से ये ग्रोथ सस्टेनेबल रखना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज जो 65,000 रिटेल बुक हो गया है, वो हर साल कम से कम 25%, बट प्रेफरेबली 30 एंड मोर % से ग्रो कर पाएंगे या नहीं। तो मतलब हर साल आप 65,000 पे 30% भी पकड़ो तो करीब करीब 18 से 20 हजार करोड़ होता है। This kind of growth, we are now confident. ठीक है दीनानाथ जी, आपने 2026 के लिए अपने हिसाब से जो टारगेट्स आपने तय किए थे, आपने ज्यादातर अचीव कर लिए हैं। तो हम ये चाहेंगे और बाकी आपके निवेशक भी यही चाहेंगे कि आप इन टारगेट्स को थोड़ा रिवाइज करें। क्या गाइडेंस आप यहां से और बढ़ाएंगे? अच्छा सवाल है आपका। देखिए उसमें जो फर्स्ट जो है वो 80% रिटेल का टारगेट था, जो हम 82% पे पहुंच गए ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट टारगेट इज 90%, जो कोई सरप्राइज नहीं है। 3 महीने पहले ही मैं बोल दिया था कि 2024 में हम 90% रिटेलाइजेशन अचीव करेंगे और हम उस पर काफी बरकरार हैं। अब बाकी के 3 टारगेट्स देखिए कि ग्रोथ जो हमने 25% का टारगेट था, हम लास्ट ईयर भी 35% से ग्रो हुए, अभी भी 34% से हुए। दूसरा जो क्रेडिट क्वालिटी है, जो हमारा टारगेट था ग्रॉस स्टेज 3 3% और नेट स्टेज 3 1%, वो ग्रॉस स्टेज 3 हम 3.2 तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं और नेट स्टेज 3.7 तक पहुंच गए हैं। और लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा 3% का टारगेट था, हम ऑलरेडी 3.08% पहुंच गए। तो वैसे देखे जाए तो रेशियोज से जो हम ऑलरेडी द टारगेट ऑफ लक्ष्य पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्या करना है कि इसी रेशियो से, इसी असेट क्वालिटी से, इसी प्रॉफिटेबिलिटी से ये ग्रोथ सस्टेनेबल रखना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज जो 65,000 रिटेल बुक हो गया है, वो हर साल कम से कम 25%, बट प्रेफरेबली 30 एंड मोर % से ग्रो कर पाएंगे या नहीं। तो मतलब हर साल आप 65,000 पे 30% भी पकड़ो तो करीब करीब 18 से 20 हजार करोड़ होता है। This kind of growth, we are now confident of getting at a 3% plus ROA and a 0.7% net stage 3. और ये है लक्ष्य 26 की चाबी, ताले की चाबी, कि ये हमें अभी ये रेशियोज मिल गए हैं और इसी टेम्पलेट पे अब हम कंटिन्यू रहेंगे गोइंग अहेड। छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स चेंज होती रहेगी। कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कभी कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, बट हाईलाइट ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्लियर थॉट आपने दिए। ये थे दीनानाथ दुभाषी, जो कि MD एंड CEO है L&T फाइनेंस होल्डिंग के। अब आगे बढ़े, एक बार जरा एक काउंटर के बारे में चेक भी ले लेते हैं, प्राइस चेक, कि इसमें करना क्या चाहिए। पोस्ट नंबर्स, मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी अच्छी कमेंट्री दे रही है। शेयर अभी 2 रुपये नीचे है। एक बार कपिल आप बताएंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग के अंदर क्या किया जाए। 131 रुपये का शेयर है ये।
जी, एल&टी फाइनेंस का पिछले टाइम का हम चार्ट देखते तो काफी अच्छी मोमेंटम इसने दी हुई है, लेकिन ये अच्छी मोमेंटम के बाद में जो रिसेंट हाई है 140 के लेवल्स के, तो 140 के लेवल्स बहुत टाइम पहले जैसे कि 2019-20 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे, तो ऑलमोस्ट वो स्टॉक वहां पे आके हमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने में मिल रहा है। स्टॉक का हम लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो एक डबल बॉटम डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक का मुझे लग रहा है जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम हुई है और जो अच्छे नतीजे आ गए हैं वो ऑलरेडी कहां पे डिस्काउंटेड हो गए और फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट लेवल कुछ 127 का लग रहा है, लेकिन 127 लेवल टूटते ही हमें ये स्टॉक फिर से 120 तक आने की गुंजाइश लग रही है, तो स्टॉक को बाय ऑन डिप्स का ही हमें अप्रोच लग रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 140-141 के लेवल के अराउंड। ठीक है, एल&टी फाइनेंस पर कपिल का ये व्यू। नजर है रिलायंस पर कि जियो फाइनेंशियल डीमर्ज होगा, वो भी इंडेक्स में लिस्ट होगा, लेकिन उसके बाद रिलायंस में ट्रेडिंग शुरू होगी। जियो फाइनेंशियल कांस्टेंट प्राइस पर इंडेक्स का पार्ट बना रहेगा जब तक कि उसको औपचारिक तौर पर लिस्ट नहीं करा दिया जाता है।